Let me first say all the best wishes on this International Environment Day to all of you. और अब हम इसको प्रोग्राम को बस शुरू ही कर दें, हमें बेकार समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते ही हैं हमारी जो सर्वहित कल्याण सेवा समिति के बारे में, सभी जुड़े हुए हैं हमसे, और हमारी मैडम मधु वत्स जी जो कि उसकी प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में भी सब लोग जानते हैं। लेकिन जस्ट टू स्टार्ट विद दिस कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और इस प्रोग्राम को आज आयोजित कर रही हैं। मैडम के बारे में कुछ ज्यादा लंबा शायद परिचय सबको पता है, फिर भी एक बार जैसा कि एक तरीका होता है बताने के लिए कि वो हमारी जो सर्वहित कल्याण सेवा समिति की प्रेसिडेंट हैं। शी इज PhD इन बॉटनी, एनवायरमेंटलिस्ट तो है ही हैं, और पूरे लंबे कैरियर में जो है उनको बहुत से सम्मान मिले हैं। We all know and we should clap for her that she got the first उत्तर प्रदेश नवरत्न सम्मान, नारी शक्ति सम्मान, ग्रीन इंडिया अवार्ड, गंगा हरित सम्मान। तो इस तरीके के बड़ी लंबी फहरिस्त है, और हमारे जितने भी स्पीकर हैं सबके बहुत ज्यादा लंबे क्रेडेंशियल्स हैं जो मैं शॉर्ट में ही करूंगा क्योंकि उनको पढ़ने में हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। और इसी के साथ आप सबका स्वागत है। और मैं अपने पहले स्पीकर वेद प्रकाश जायसवाल सर को आमंत्रित करता हूं। वेद प्रकाश जायसवाल जी का भी हम मतलब यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनका अगर बायोडाटा पूरा पढ़ा जाए तो 1 घंटा तो उसमें ही लग जाएगा। तो इसलिए मैं संक्षेप में बताऊंगा कि वेद प्रकाश सर गोरखपुर से हैं। ही ग्रेजुएटेड इन 1979 और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट सर्विसेज में उन्होंने सारी सेवाएं अपनी दी हैं। वो हापुड़ में भी में से रिटायर हुए जहाँ तक मेरी जानकारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और रेंजर रहे 1981 से अब तक, और पूरा उन्होंने कम से कम 10-12 जिलों में फॉरेस्ट विभाग की सेवाएं दी हैं। और जो सोशल वर्क उनको करने का बहुत मौका मिला अपनी इन सेवाओं के दौरान, और एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ पे उन्होंने बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने सेवा काल में किए हैं। वेद प्रकाश सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज मिल रही? हाँ मिल रही है सर। सो वेद प्रकाश जी, आप बस अपने हम लोग आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना जो भी हम लोगों को ज्ञान और जो भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं कृपया प्लीज। बाकी लोग अपना ऑडियो म्यूट कर सकते हैं क्योंकि फिर आवाज आने लगती है। जी हाँ, सभी को नमस्कार। जी सर। जितने भी आदरणीय लोग यहाँ पे इस वेबिनार में हैं और जो भाग ले रहे हैं और जो दर्शक हैं, उनको सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोगों को पता ही है कि 2021 में ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम को अभी जो पूरे विश्व में जो बीमारी कोविड की कह लें, या तो इसके रेफरेंस में ये बड़ा जरूरी हो गया कि विश्व की जो बड़ी संस्थाएं हैं मिलकर काम करें। तो इस परिप्रेक्ष्य में UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WHO एंड FAO, ये तीनों साथ मिलके ये इसको चलाने जा रहे हैं। और ये परियोजना ये है कि पूरे विश्व में 350 मिलियन जो हमारा डिग्रेडेड जो इकोसिस्टम है उसको हम 2030 तक इसको प्रयास हमारा है कि इसको हम रिस्टोर करें। और उसी परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष में भी 26 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करने की ये बात कही गई है 2030 तक। तो अब रिस्टोरेशन की जो प्रक्रिया है, जैसा कि रिस्टोरेशन क्यों जरूरी है, क्या उसके तरीके होने चाहिए, ये सारी चीजें करीब करीब हम लोग को पता भी है और हम लोग करते भी आ रहे हैं। और पर जो मैंने अपने कार्यकाल में अनुभव किया इस 38-39 साल में, क्योंकि मैं
वन विभाग में मेरा कई जिलों में छोटे तबके से लेके और डीएफओ के लेवल तक काम करने का अवसर मिला मुझे, और समाज के विभिन्न तबकों से, छोटे लोगों से, जो इसमें स्टेक होल्डर हैं इकोसिस्टम के, जो सबसे ज्यादा उपभोग करता है और सबसे ज्यादा उसका योगदान भी होता है, उनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला। और सारे लोगों का जो बात होती थी, जो हम लोग जब जाते थे गांव में, कहते थे कि भाई अपने पानी को, आबो हवा को स्वच्छ रखें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। तो लोगों का सवाल एक होता था, जो कॉमन मैन, हम मतलब उनकी बात नहीं करेंगे, जो कि जिनके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग है या ज्यादा पेड़ पौधे हैं, कई हेक्टेयर में है, छोटे होते थे, वो ये इनका एक सवाल होता था कि साहब हम पौधे या पेड़ क्यों लगाएं, जब हम इसको कहीं जाते हैं, इसको जब हमारा ये पेड़ है, इसको हम जब बेचने जाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो ये मैंने अनुभव ही किया। ये एक हमको ये दिखलाई नहीं पड़ता इफेक्ट। जैसे हम बात करते हैं कि भाई ये पेड़ लगाने चाहिए, अवेयरनेस, मोटिवेशनल, पर उसका आउटकम जब तक उसको हम अपने इकोनॉमिक्स से या लोगों की व्यवस्था से, अर्थ से जोड़ के उसको नहीं देखते। होता क्या था, अगर एक किसान के पास 4 पेड़ हैं, वो अगर ये कहता था कि साहब हमें इसको हमें जरूरत है, इसको हमें काट करके अपने बेटी की शादी करनी है या लड़के की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसके सामने ये आती थी कि उसके पास कोई मार्केट नहीं है, आज भी नहीं है। वो सीधा लोकल ठेकेदार को पकड़ता है, उसकी मजबूरी होती है कि वो किसी लोकल हैंडलर्स को पकड़े। और होता क्या कि अगर उसको 4 पेड़ में उसका काम चल जाना था, तो जो बिचौलिया है वो कहता नहीं, ये तुम्हारा पेड़ हम इतने पैसे में नहीं ले पाएंगे। तो उसको न चाहते हुए भी 4 की जगह 8 पेड़ अपने बेचने पड़ते थे, जो कि 4 ज्यादा कट। ये आज भी होता है, ये आज भी किसी भी जिले में, किसी भी आप और क्योंकि अगर आप किसी जगह भी देखिए तो ले देखिए, जो परमिट बनवाने वाले होते हैं वो 8 ही 10 20 लोग होते हैं, जो कि आपके दफ्तरों में चक्कर काटते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि इसको हमें कैसे करना है। इसमें मेरा अपना सुझाव ये है कि जो उत्तर प्रदेश भारत सरकार, यूपी के परिप्रेक्ष्य या हिंदुस्तान में और कहीं भी जो इस तरह की संस्थाएं जो काम करती हैं, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जैसे वो अनाज क्रय केंद्र खोलते हैं पंचायत लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर, जहां तक पर आसानी से कोई किसान अपने वन उपज को ले जाके बेच सके, तो पेड़ों के कटान में एक काफी गिरावट आई हमारे बाग बगीचे। क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने पेड़ बाग बगीचों को तभी बेचता है जब उसको पैसे की नितांत आवश्यकता होती है और उसके पास कोई और उपाय नहीं रहता। ये हम सभी जानते हैं। अन्यथा आदमी के पास अगर बैंक में पैसा है तो वो बैंक के पैसे को इस्तेमाल करे। तो रिस्टोरेशन के लिए मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। और बाकी मोटिवेशनल वर्क, रिस्टोरेशन के लिए जो हमारे रीजनरेशन के जो वर्क है, जो कि हम प्रत्येक साल जो पेड़ लगाते हैं, पौधे रोपण करते हैं, तो ये नेटिव स्पीसीज को भी बढ़ावा देना चाहिए। अभी हमें नहीं पता कि यहाँ क्या लगना चाहिए, तो इसको भी थोड़ा सा पुनः इस पर विचार करने की आवश्यकता है गांव स्तर पर, क्या लगाना चाहिए। जैसे ज्यादातर होता क्या है प्रैक्टिकली, हम मैंने देखा कि ज्यादा जोर रहता है कि भाई एक टारगेट पूरा करना है, टारगेट प्रिंटेड जब हमारा काम रहता है तो हमारा जो उसका ऑब्जेक्ट है वो छूट जाता है। जैसे हमें लगाना है 30 पौधे, तो 30 पौधे जो इस साल उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट यदि हम देखेंगे तो वो यूकलिप्टस में जा रहा है। अब यूकलिप्टस जो है हर गांव के इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, कॉमर्स के लिए अच्छा है, पर हमारे मतलब इन्वायरमेंट जहां तक तो सवाल है, उसके लिए वो अगर नेटिव स्पीसीज उसकी जगह बढ़ा दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और इसके लिए हमें हर गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक माइक्रो प्लान तैयार करना ही होगा। तैयार किया जा रहा है, पर वो उसमें और इंटेंसिफाई और उसमें सुधार की आवश्यकता है।
ये बहुत जरूरी चीजें हैं, कुछ बातें हैं, और तभी जो है हम अपने आबो हवा को, बाकी जो है चीजें जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो ये चीजें तो अपनी जगह चली रही हैं, पर जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से और पेड़ों की हटने की वजह से, या पहाड़ों पर लैंडस्लाइड या अनियंत्रित जो डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से जो वहाँ पे जो गिरावट आई है, उसको कम करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जो बड़ी परियोजनाएं जो चला रहे हैं, जहाँ पे कि हम उसको अगर कम कर सकते हैं कुछ हद तक, तो उसको हम कम भी करने की कोशिश करें। थैंक यू सर। हमारा जीवन तभी संतुलित होगा, सार्थक होगा, जब हम प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का कम से कम और अधिक से अधिक मात्रा, कम से कम मात्रा में अधिक से अधिक उपयोग करें। थैंक यू सर। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो सीमित है, इन चीजों को सिर्फ सीमित मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जो हमारे फ्यूचर है, भविष्य जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की भी काफी आवश्यकता है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू सर। ध्यान देता हूँ, आपको धन्यवाद एक बार। थैंक यू सर। काफी आपने मतलब पूरे संक्षेप में ही आपने पूरे विभाग का और जो गांवों से संपर्क रहा है उसके जो ब्यौरा हम लोग के सामने दिया, उससे हमारे को काफी चीजें पता चली। बाकी हम लोग सबका जो भी हम इनपुट्स और जो सजेशंस आएंगे उसको हम लोग समराइज करेंगे बाद में। थैंक यू सर वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं और हम अब डॉक्टर पांडे को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर आनंद कुमार पांडे, मेरे ख्याल है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर पांडे। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। डॉक्टर पांडे सीनियर कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी के, कार्डियोलॉजिस्ट में, और इस समय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, धर्मशिला नारायणा में। डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है कि आप अब हमको जो कुछ भी हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, कृपया प्लीज। डॉक्टर पांडे। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर मधु वत्स को बधाई देना चाहूँगा इस बड़े नोबेल कॉज के लिए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हर स्टडीज और हर हेल्थ। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे ज्यादा एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या होता है आई थिंक समझना बहुत आसान होता है मेरे लिए। जी जी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 टाइम आप मुझे हाथ उठा दीजिएगा तो अपनी बात को वाइंड अप कर। श्योर सर। देखिए इस कोविड क्राइसिस में जो पूरी दुनिया पैंडेमिक झेल रही है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड ऑर्गन लंग्स थे और उनको ऑक्सीजन का मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और मेजॉरिटी जो लोग डेथ हुई है, जो हॉस्पिटलाइज हुए, ऑक्सीजन के लिए हुए। जो ऑक्सीजन हमें प्रकृति से बड़े आसानी से मिल रही थी उसकी वैल्यू हमने नहीं पहचानी, और जब हॉस्पिटल गए तो मुझे लगा कि इतनी अच्छी सी चीज हमें मिलती है और आज हमको सिलेंडरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर उठना पड़ता है। जो हमारे स्वास्थ्य को, जो हमारे शरीर को, जो हमारे हमें जीवन देते हैं, उसी तरीके के लंग्स को मैं ग्रीन लंग्स बोलता हूँ जो प्लांट्स हैं। हमने उनकी वैल्यू नहीं समझ के डिफॉरेस्टेशन करते चले गए। अब जितने पेड़ लगाए जा रहे हैं उससे दुगना काटे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी मुहिम चलानी चाहिए। तो डिफॉरेस्टेशन एक अकेली चीज नहीं है, पेड़ नहीं होंगे तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, नदियां सूखेंगी, अच्छा पानी नहीं मिलेगा। तो आप देखिए सारी चीज, पोल्यूशन बहुत हो गई, सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ये व्हेन आई से एनवायरमेंट डजंट मीन ग्रीन प्लांट्स, इट इज गुड क्वालिटी एयर, क्लीन वाटर एंड प्रिवेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपको विश्वास नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स है कि जहां बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं वहां पे टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम होता है। फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी रिसर्च की गई थी। उन्होंने आईसीयू को 2 पार्ट में बांटा था कि जो आईसीयू ग्रीनरी की साइड थी, जहां से ग्रीन प्लांट्स विजिबल होते तो उन पेशेंट की रिकवरी ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू उस साइड पे जहां पे रेड प्लांट्स दिखाई देती थी। तो ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्रीनरी एंड ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ओनली गिविंग ऑक्सीजन, they are giving mental health also. So it is not only physical health, but mental health is as important as everything.
कोविड में बड़ी खास बात है जो WHO ने भी नोटिस किया था कि जो 3 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से मास्क है, हैंड हाइजीन है एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग तो वर्ड को गलत मानता हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा अगर किसी चीज ने इंसान को कोविड से बचाया तो उसका वेंटिलेशन था। बहुत क्लियर स्टडीज आई है कि जो घर वेल वेंटिलेटेड रहे हैं, जहां पे एयर का फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है, ग्रीनरी रही है, दे हैव रिकवर्ड फास्टर और उनका आउटकम भी ज्यादा अच्छा रहा है। और आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देखिए गांव में और शहरों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्बन हाई राइज कॉन्क्रीट जंगल्स had a more severe outcome of COVID as compared to rural India, जहाँ पे आज भी एनवायरनमेंट और ग्रीनरी और देयर लाइफस्टाइल, जो हमारी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल खाने की हैबिट्स हैं वो प्रिजर्व रही हैं। एक बहुत एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे सामने आया है, रूरल इंडिया हैज डन बेटर देन अर्बन इंडिया बिकॉज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम पेड़ों की बात करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम की बात करते हैं, और उस इकोसिस्टम में अगर आप देखें तो इंसान सबसे ऊपर जरूर बैठा हुआ है, लेकिन वो सबसे ज्यादा नुकसान पूरे इस इकोसिस्टम को कोई कर रहा है तो इंसान ही कर रहा है। सदगुरु जी का एक बहुत अच्छा वीडियो आया था कि इस पूरी चेन में, फूड चेन में, इकोसिस्टम में अगर आदमी सारे खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नीचे की चेन कोई भी डिस्टर्ब हो, जिसको हम कर रहे हैं, तो पूरा इकोसिस्टम चरमरा जाएगा। आज वही हमारे सामने नजर आ रहा है। अकेले दिल्ली में 30,000 लोग पर ईयर दे आर डाइंग ऑफ पोल्यूशन। Pollution is again because of loss of greenery, concrete jungles. And pollution is very important for heart disease, stroke, and diabetes, blood pressure. इस कोविड क्राइसिस में भी उन सारे लोगों को ज्यादा दिक्कतें आई हैं जो इन सारी डिजीजेस के कारण थे। तो अगर आप देखें तो कोई भी हेल्थ सिचुएशन, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। जब तक एनवायरमेंटल वेलनेस नहीं होगी तब तक हमारी वेलनेस का सोचना भी हमारे लिए, मुझे लगता है कि इट इज अ फूल्स थॉट। तो मुझे लगता है कि प्लांटेशन एंड ग्रीनरी एंड वाटर बॉडीज कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग सच पैंडेमिक्स। हम इसी एनवायरमेंटल पोल्यूशन में फूड चेन की बात करें तो हम अपनी फूड हैबिट्स को देखते हैं। आप देखिए अच्छी फूड हैबिट्स है तो हमारी बीमारियां नहीं होती, जिसको हम आयुर्वेदा बोलते हैं। आयुर्वेदा इज आवर वे ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा को मैं एक इलाज नहीं मानता, वे ऑफ लाइफ है ये। आप इस फूड चेन को देखिए, आप चाइना में उन्होंने जितने जितने लास्ट पैंडेमिक्स आए हैं, चाहे कोविड हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे आई मीन सार्स हो, दे हैव ऑल बीन बाय इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड एनिमल्स। अगर हमारी फूड हैबिट्स अच्छी, हम ये बीमारियां भी नहीं ले सकते हैं। ये प्लेग, दे आर ऑल अगेन एनिमल बॉर्न डिजीज, जो हमने अपनी बेवकूफी से आर इग्नोरिंग द एनवायरमेंटल फैक्ट्स, ये सारी बीमारियों के पास आ जा रहे हैं। आज हम देखिए चांद और मंगल ग्रह और उनकी बात करें, शुक्र की बात करें, वहां वी आर लुकिंग फॉर एनवायरनमेंट कि क्या ये लाइफ के लिए पॉसिबल है। जो एनवायरनमेंट हमारे पास है उसकी हम इज्जत नहीं कर रहे, उसको हम नहीं प्रिवेंट कर रहे, हम दूसरे ग्रहों पे भाग रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि वी आर डिससैटिस्फाइड विद व्हाटएवर वी हैव। जस्ट फ्यू लाइन, जब बच्चा छोटा होता है तो नेचर के बहुत करीब होता है। आप बच्चे को देखिए, उसके बिहेवियर को, वो पानी में भीगना मजे करता है, वो एक नेचुरल लाइफ जीता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी आर्टिफिशियल लाइफ होती है और हम क्राइसिस क्रिएट कर जाते हैं अपने लिए, समाज के लिए भी। इसीलिए कहा गया है कि हम अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए पूरी प्रकृति को अव्यवस्थित करते जा रहे हैं, और उसका नतीजा हमारे सामने पैंडेमिक्स आ रहे हैं। पॉल्यूशन है एंड हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, इन्फेक्टिव डिजीज है। मैं बस फ्यू लाइन्स मोर, लेट अस प्लेज नो पॉलीथीन, नो प्लास्टिक, नो पोल्यूशन, प्लांट अ ट्री, preserve the culture, preserve the heritage, preserve the water। और हम जब इन चीजों को व्यवस्थित करेंगे तो हम आई थिंक बीमार भी नहीं होंगे और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर होगी। इसके साथ ही मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। You have a good environment and good quality of life. Without good environment, you can never lead a healthy life. This is what is my take. Thank you very much for giving me time and my views on environment. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. डॉक्टर साहब ने संक्षेप में जो बातें हमें बताई और जस्ट कीवर्ड्स में बाद में समराइज किया कि हमें क्या क्या करना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो, और लेकिन ये जो हमारी नई पीढ़ी है उनके दिमाग में हमें ये चीजें बिठानी है। मैं देख रहा हूँ हमारी बहुत नई पीढ़ी ने भी हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। तो नाउ आई इनवाइट अशोक कुमार सर। अशोक कुमार सर जो पुलिस अधिकारी रहे हैं और बहुत उच्च पदों पे रहे हैं, मैं संक्षेप में उनके बारे में आप सबको बताना चाहूंगा कि सर ने अपना करियर जिला उद्योग अधिकारी के हैसियत से शुरू किया था मेरठ से,
और फिर उसके बाद वो प्रांतीय पुलिस सेवा में 1985 में आ गए। सर मैं आप लोग से क्षमा चाहूंगा, कहीं बातों में स्लिप ऑफ टंग से किसी के विषय में कोई बात अगर ईयर वगैरह गलत हो जाए तो मुझे क्षमा करें। और इसके बाद वो उन्होंने यूपी, मुरादाबाद, आगरा, गाजियाबाद और इस तरीके से बहुत से जिलों में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं पुलिस के माध्यम से दी। और फिर वो पीएसी बटालियन में दो आकर के 6th पीएसी बटालियन में 2015 में सेवानिवृत्त हुए। और अपने इस सराहनीय कार्यों में अपने पुलिस काल में उनको बहुत से सम्मान दिए गए, जिसका बता देना उनका बहुत आवश्यक है। जिन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला फॉर हिज सर्विसेज इन 2010। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा दिया गया उनको पुरस्कार। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने उनको विशेष अध्ययन के लिए लंदन भी भेजा बीच में उनके सेवा काल के दौरान। वर्तमान में वो जनपद मथुरा में 50 से लेकर 60 छात्राओं के लिए छात्रावास में प्रशिक्षण केंद्र का नियंत्रण कर रहे हैं। अशोक कुमार सर, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप कर दिया। जी सर। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के इस वेबिनार में सबसे पहले मैं डॉक्टर मधु वत्स, अध्यक्षा सर्विस संस्था को नमन करता हूं कि उन्होंने पृथ्वी के इस महत्वपूर्ण इशू के साथ मुझे जोड़ा। और मैं डॉक्टर आनंद जी, आज के जो होस्ट हैं, उनका भी साधुवाद देता हूं सर। और उसके बाद जो हमारे सम्मानीय स्पीकर्स हैं, उनको भी नमन करता हूं सर। आज का विषय हमारा है पारतंत्र का जीर्णोद्धार और प्रकृति के साथ मानव के संबंधों की पुनर्स्थापना। हेलो जी सर, सुनाई दे रहा है? हेलो जी सर, सुनाई दे रहा है? जी जी। इसकी स्थापना को कोविड महामारी के विशेष संदर्भ में। तो सर इस संबंध में मुझे कहना है, हेलो, जब मैं इकोसिस्टम के जीर्णोद्धार तथा प्रकृति के साथ मानव के संबंधों की पुनर्स्थापना पर विचार करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क में यह तस्वीर उभर कर आती है कि हमने अपने इकोसिस्टम के विनष्टीकरण में सदियों से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इस डैमेज को समझते हुए मैं प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की समीक्षा पर हम सब लोग आज विवश हो गए हैं। इस बिंदु पर सबसे पहले स्पष्ट करने के लिए मैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। और बहुत दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं है हमको। वैसे तो मनुष्य वैज्ञानिक प्रकृति के चलते सदियों से प्रकृति का दोहन करता चला आ रहा है और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से कृषि क्रांति के फलस्वरूप हमने एक नई इकोलॉजिकल क्राइसिस को जन्म दे दिया। हालांकि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो हमारी एग्रीकल्चर क्रांति के जनक थे, उन्होंने उन्नत किस्म के बीजों के बारे में कहा हमसे और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें। लेकिन हमने वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की लालसा में उसकी उर्वरा शक्ति को ही समाप्त कर दिया। कृषि क्रांति के फलस्वरूप अधिक अन्न पैदा करने की लालसा में भूमि में रासायनिक खादों, फर्टिलाइजर्स, पोटास, यूरिया, सल्फर, अमोनियम सल्फेट और न जाने कितने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज कर पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर दिया। अत्यंत चिंता का विषय है। और साथ ही साथ हम यह नहीं समझ पा रहे हैं, और आज ये समझने पर हमें मजबूर होना होगा कि दुनिया के सामने आज जो फसलें हम पैदा कर रहे हैं वो एक बीमारी के बड़े स्रोत के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। और इस इकोसिस्टम में भी इन रसायनों के उपयोग से हमारा इकोसिस्टम विनाश होने लगा है। अब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति में वैज्ञानिकों ने पूरी पृथ्वी में उपलब्ध संसाधनों का दोहन खुलकर किया। वो जहां गया वहां पृथ्वी के साथ उसने युद्ध किया और विजय प्राप्त की। वो अपने को मनुष्य वैज्ञानिक ये समझने लगे कि हम तो कॉन्करर्स ऑफ द नेचर हैं। और जब समीक्षा आज हम बैठे हैं तो वास्तव में हम सबको विचार करने की जरूरत है कि हु इज कॉन्करिंग हुम। यह विरोधाभास हमारे सामने उपस्थित होता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं पर्यावरण को दोहन करने में है और प्रकृति की आवश्यकता है कि उसके पास जो संसाधन है वो उसे मेंटेन रहे। पृथ्वी पर लगातार हम अटैक करते रहें और दोहन जारी रहें तो हमारा एक समय में इकोसिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा। और आज हम इसी दौर से गुजर रहे हैं।
और आज हम इस जीर्णोद्धार के प्रति चिंतित हो रहे हैं। हमें देखना होगा कि इस वनस्टीकरण से हमारे इकोसिस्टम में क्या प्रतिक्रिया है और कहाँ तक ये हमारा इकोसिस्टम इसे बर्दाश्त कर लेगा, कितना इसमें लचीलापन है। हमें तात्कालिक प्रभाव से सर, डॉक्टर आनंद साहब, इसको दोहन को बंद करना होगा। बिल्कुल सर, इस दोहन को बंद करना होगा। लेकिन कटु सत्य यह भी है सर कि हम इस परिवर्तन को, मनुष्य बिल्कुल तैयार नहीं है इस चीज के लिए। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि हमारी जैविक प्रजातियां हैं, हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सर। और इन दुष्प्रभाव की गंभीर समीक्षा अगर नहीं की और इसमें लगातार संपेक्ष इसको डैमेज किया और कॉम्प्लिकेशन किया, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा, बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगा। और हम इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का लगातार उपयोग करते आ रहे हैं, तो इससे हम केवल न इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं सर, हम अपने ऑर्गेनिज्म को भी खराब कर रहे हैं। और कितना पॉइजन हम प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं ये भी हमें पता नहीं चल पा रहा है सर। इसमें हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि इस पॉइजन से हमारे हार्ट, किडनी, आईज, एब्डोमेन, ब्रेन और लंग्स कितना प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारा अधिकार है इस पृथ्वी पर लेने का, लेकिन उसकी एक सीमा होती है सर। और पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ हमारी जो जल है, गैसेस हैं, इनको अनियमित रूप से अब कोयला सारा आप निकाल दोगे, पेट्रोलियम निकाल देंगे सर, मिनरल निकाल देंगे, तो वो तो हमेशा समाप्त हो जाएगा सारी चीजें, हमेशा के लिए। हमने ग्राउंड वाटर का इतना अधिक प्रयोग कर लिया कि अपनी जमीन को ही खारा कर दिया। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम से पृथ्वी को विहीन कर दिया सर। तो एक एनर्जी क्राइसिस हमारी पैदा हो गई। इस एनर्जी क्राइसिस पैदा होने से अब हम मजबूर हो गए, आज बैठे हैं तो हम विचार कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम डॉक्टर मधुवर्ष के से अक्सर सुनते आ रहे हैं पिछले कम से कम 10 वर्षों से, वो सॉलिड सिंथेटिक प्लास्टिक तथा पॉलीथीन के अनियंत्रित उपयोग के विरोध में एक बहुत लंबे समय से अभियान चला रही हैं। इस सॉलिड वेस्ट से हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत गंभीर खतरा सर पैदा हो गया है। हम ये बहुत बचपन में सोचते थे विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, लेकिन हमने अनियंत्रित उपयोग कर इस इकोसिस्टम को डैमेज कर दिया और अपनी पावर ऑफ अनथिंकिंग रेस्ट्रिक्शन के सामने अपनी थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज को पुअर और बोना साबित कर दिया। हमने क्या किया सर कि रासायनिक उपयोगों के बाई प्रोडक्ट जैसे एल्डिहाइड्स हैं, अमोनियम है, प्रोडक्ट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, विभिन्न एसिड्स को नदियों में डालना शुरू कर दिया, इकोसिस्टम को समाप्त कर रहे हैं। हिंडन नदी की स्टडी की गई। मुझे गर्व है कि डॉक्टर मधुवर्ष जी ने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और हिंडन नदी तथा एयर पॉल्यूशन का NH58 पर प्रभाव पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। आपकी पीएचडी के निष्कर्षों को भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा हमारे बीच में है और हम उनका नमन करते हैं। सर, आज समय आ गया है, आज वेबिनार का जो विषय सार्थक हो रहा है, समय आ गया है कि विश्व के सभी विकसित, विकासशील, अर्धविकसित देश इस इकोसिस्टम, प्लांट्स और जैविक संपदा तथा प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए एक हो जाएं और पूरा विश्व हमारा अपने इकोसिस्टम के जीर्णोद्धार के प्रति समर्पित हो। मैं इसमें उल्लेख करना चाहूंगा भारतीय संस्कृति का सर, कि हमारे मनुष्य की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति में 5 महाभूतों से मानी गई है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इसी में जीना है सर, इसी में समा जाना है। यही मनुष्य और प्रकृति का अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन है। इसी परम समन्वय से ही हमारे इकोसिस्टम का निर्माण और विकास होता है। इस परम समन्वय को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, कुछ बिंदुओं की जरूरत है। उसकी प्रेरणा हमें डॉक्टर मधुवर्ष से मिलती है, जिसमें नंबर 1 है व्यापक पर्यावरण जागरूकता अभियान सतत रूप से चलाए जाए सर। प्राकृतिक संपदा का हम संचयन करें, महत्वपूर्ण वृक्षारोपण अभियान चलाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा निस्तारण अपनाएं, वन्य जीवन का संरक्षण करें और नदियों का संरक्षण करें। 1 मिनट और लेना चाहूंगा सर। इसमें कोविड महामारी का विशेष संदर्भ आपने दिया है सर। तो जहां तक कोविड महामारी का प्रश्न है, अब तक के शोधों से स्पष्ट हो रहा है सर
कि यह बीमारी मानव निर्मित वायरस से उत्पन्न हुई है और कोविड-19 एक प्राकृतिक वायरस नहीं है, यह मनुष्य की ही अनथिंकिंग रेस्ट्रिक्शन का परिणाम प्रतीत होता है। फर्स्ट फेज में हमने देखा कि पूरे संसार में लॉकडाउन था। उस समय हम लोगों ने जान लिया कि एयर पॉल्यूशन सबसे कम था सर, सबसे कम नॉइज पॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं था, कम से कम केमिकल का शराब नदियों में हुआ, पेड़ पौधे भी रखरखाव के दृष्टिया अधिक स्वस्थ दिखे, घरों में तथा घर के बाद साफ सफाई का अधिक समय मिला, कूड़ा निस्तारण भी व्यवस्थित रूप से किया गया। फलस्वरूप हम अपने आदर्श पर्यावरण और इकोसिस्टम को बचाने में के लक्ष्य में अग्रसर हुए और प्रथम फेज में लोगों की मृत्यु भी अपेक्षाकृत कम हुई सर। अब मैं थोड़ा समय और लूंगा सर। द्वितीय फेज की महामारी ने हमारे सारे इकोसिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया और पिछली सदियों में जो विनाशकारी कार्य प्रकृति के साथ मनुष्य ने किए थे उसके दुष्परिणाम खुलकर सामने आ गए। ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए हम तरस गए और पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो गई। मनुष्य एक बार फिर सोचने पर मजबूर हुआ है कि प्राकृतिक संसाधन, वन संपदा, वन्य जीवों, नदियों, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कितनी महंगी साबित हो सकती है। जितना हमारा इकोसिस्टम मजबूत और शुद्ध होगा, मेरा मानना है कि मनुष्य का इम्यूनिटी लेवल उसी अनुपात में अधिक सशक्त होगा और हम स्वतः ही कोरोना जैसी महामारियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से सब बातें रैप अप करी जो आज हमारी समस्याएं चल रही हैं। मैं बस एक लाइन में आपने जो बात कही मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैं जिसका जो हम पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव देख रहे हैं, हमारी जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, मैं लखनऊ में रहता हूँ और शहर के बीचों बीच में रहता हूँ। इस बार लखनऊ में लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से सारे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, दुकानें बंद हैं, मल्टीप्लेक्स, हर चीज बंद है। और यहाँ पे एयर कंडीशनर्स का कितना जबरदस्त इस्तेमाल होता है आप लोग जानते हैं। जी सर। सारी चीजें बंद होने पे लखनऊ का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं, जून स्टार्ट हो गया है और अब तक हमें एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब हम एसी चलाते हैं तो ये सोच के चलाते हैं अरे भाई चला लो, थोड़ा बहुत गर्मी है। इतना भयंकर असर हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारे जो एयर कंडीशनर से जो टेम्परेचर राइज होता है शहरों में खास करके, तो ये एकदम सामने सामने प्रैक्टिकल हमें दिखाई दे रहा है। आप लोग मतलब हर बार पूरे 1.5 साल में महसूस किया है। यस, हमने महसूस किया है सर। जी सर। चलिए अब हम अपने अगले स्पीकर की तरफ आते हैं। हमारे डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी हैं। डॉक्टर अजय कुमार पांडे सर, मैं इनका परिचय दूं, मैं शायद कभी इनसे मिला भी होऊंगा, मैं बताता हूं कैसे। जो कि हमारे फिशरीज से, मत्स्य विभाग से जुड़े हुए हैं और ये आईसीआर का जो लखनऊ में एक संस्थान है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, वहां से सेवानिवृत्त हुए और इन्होंने अपनी सेवाएं फिशरीज, स्टेट फिशरीज में 1984 में स्टार्ट करी थी और ये फिर आईसीआर में इन्होंने आ गए 1993 से। और ये कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी जो फिशेस में होती है उस पे इनका अध्ययन रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो संस्थान है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, 2015 में, उस वक्त मेरा ख्याल है सर वहां पे रहे होंगे, मैंने वहां पे जाकर के भारत सरकार के लिए फिशरीज के ऊपर एक फिल्म भी बनाई थी जो किसान चैनल पे दिखाई गई थी। तो वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहा था मैं, डॉक्टर रायजादा साहब थे उनके साथ, मगर शायद मेरा उस समय डॉक्टर पांडे से मुलाकात हुई हो या मुझे ध्यान नहीं है इतना। सो डॉक्टर पांडे सर प्लीज। Thank you, sir, for inviting me for this environment talk. मैं जो है ज्यादातर सामान्यतः जो है फिशरीज के बारे में थोड़ा सा हम ज्यादा डिस्कस करेंगे और जगहों पर तो हम लोगों ने काम जरूर किया है, लेकिन जो है फिश के क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम लोगों ने पहले इसका सब जितने भी पॉल्यूटेंट निकले, जो हाइड्रोकार्बन्स थे, हैवी मेटल्स का, हम लोगों ने गिल, लीवर, किडनी, ब्रेन और हाइपोथैलेमस वगैरह पर स्टडी किया डिटेल में, कितना डैमेज कर सकते हैं और कितना फ्रेश वाटर में यदि हम ट्रांसफर कर देते हैं तो कितने दिन के बाद ये, यदि वो बहुत लीथल लेवल पर नहीं है, सब क्रॉनिक डोज पर है, तो कैसे कितने दिन में रिकवर होकर के फिर से मछली ठीक हो सकती है और ब्रीडिंग प्रोफाइल पर कैसे इफेक्ट कर रहा है। फिर हम लोगों ने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है, जो हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, इनका स्टडी हम लोगों ने शुरू किया कि इस समय इसमें
मत्स्य की कितनी संपदा है, जीव संपदा है, और इसको पहले कितनी थी, प्रीस्टाइन टाइम में कितना था और आज के समय में कितना है, कितनी मछलियां जो हैं उनका पॉपुलेशन कम हुआ है और विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। तो पूरा एरिया की भी स्टडी के साथ कंपेयर करने के बाद पता चला कि 110 स्पीसीज जो है पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से थ्रेटेंड हो गई है, ये इंडेंजर्ड हो गई हैं, और 2-3 करीब 4 या 5 मछलियां जो है जो गंगेटिक बेल्ट्स की है और लद्दाख रीजन में थी, जिम्नोसाइपर्स विश्वासी वगैरह, ये धरती पर लुप्त हो गए हैं। यदि माना जाता है कि यदि 50-60 साल के बाद यदि कोई स्पेसिमेन दिखाई नहीं पड़ा है कैच में या वाइल्ड में, तो हम लोग मान देते हैं कि ये जो है एक्सटिंक्ट हो गया। इसको रिहेबिलिटेशन, तो जो इंडेंजर्ड है उनको रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल फिकंडन उसका जो है इंजेक्शन वगैरह दे करके उसको मैच्योर हम लोग मछलियों को करते, क्योंकि कैप्टिविटी में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, वो फाइनल स्टेज में मैच्योरिटी नहीं प्राप्त कर पाती, इसलिए हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट दे करके उसको हम लोग मैच्योर करते हैं। और उसको जो है क्योंकि लाखों की संख्या में अंडा मिलता है, इसलिए उसको मछली को सेक्रीफाइस करने में, 1-2 पेयर को सेक्रीफाइस करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और प्रयास यही किया जाता है कि एडवांस फिंगरलिंग जो हम जो है करीब 4 या करीब 8 या 10 सेंटीमीटर की यदि फिंगरलिंग मछली का छोटा बच्चा हो जाए, ताकि उसको उस समय प्रकृति में डाल, ताकि वो प्रकृति में अपना रिहेबिलिटेट कर सके। और जहाँ तक मछली पालन की बात है, तो मछली में जो जितना हम लोगों ने भी स्टडी किया था कि भारतवर्ष में जो कोई पांड है, इकोसिस्टम है, वो कितना प्रोडक्शन दे सकता है साथ में, तो हम लोगों ने माना कि ये 400 से 800 किलोग्राम पर हेड के हिसाब से यदि नेचुरल चीज रखा जाए, नेचुरल कंडीशन मेंटेन किया जाए, तो 400 से 800 किलोग्राम दे सकता है, जहाँ कुछ तालाबों की स्थिति अच्छी है, न्यूट्रिशन प्रोफाइल बढ़िया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ मैन्योरिंग वगैरह करने का प्रयास किया। इसमें जो है हम लोग खास करके काऊ डंग, गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। इसके वजह से बहुत ज्यादा हमारा। हेलो पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग को जो आपने फिशरीज से संबंधित जो सारा ज्ञान दिया, और जो हम पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं उनसे जो खतरा है हमारे समुद्र को, नदियों को, और जिससे मछलियों के जरिए से बहुत से टॉक्सिन्स भी हमारे शरीर में जाते हैं जो लोग मछली खाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अपने अगले स्पीकर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि के पांडे सर। ये अब फिर हमारे पास एक बहुत ऊंची हस्ती बीच में मौजूद हैं, जो कि मुख्य वन संरक्षक, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यूपी के रहे हैं, और उनको प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ का इतना लंबा अनुभव रहा है, 35 वर्षों का करीब। और जो वन विभाग में रहने की वजह से पेड़ पौधों के अलावा भी उनको टाइगर, लेपर्ड, बियर, जितनी भी हमारी जीव जंतु वन में रहते हैं, उनके साथ भी उनको इंटरेक्ट करने का बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। और इसके अलावा वो और भी कई चीजों में उनका अनुभव रहा है, जो कि हम अभी प्राप्त करेंगे। उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ भी बहुत से मिशंस किए हैं, फॉरेस्ट में जाकर के नमामि गंगा प्रोजेक्ट में रहे हैं, और वो उन्होंने पायलट ऑफिसर की तरह से भी काफी अनुभव प्राप्त किए हैं। तो के पांडे सर, आप अपने अनुभव से हम लोग को कृपया अनुग्रहित करें। के पांडे सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आज पर्यावरण दिवस पर मैं सभी इस आभासी मंच पर जो भी हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, विचारक और मैडम मधुवत्स, जिन्होंने पूरा जो है इसके पीछे प्रेरणा स्रोत रही हैं, मैं सबको, डॉक्टर अफरोज अहमद साहब भी दिखाई दे रहे हैं, हमारे NBRI के साइंटिस्ट, सबका मैं नमन करता हूं। और इसके पहले मैं बात शुरू करूं, मेरे दिमाग में जो है दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियां गूंज रही हैं, जिन्होंने पर्यावरण के हमारे सिस्टम को देखिए कितने 2 लाइनों में कैसे व्यक्त किया है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। पूरी जो ये पोइट्री है, मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वास्तव में हमारा पर्यावरण तंत्र, हमारा जो इकोसिस्टम है, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, पर जो है ये इतना नाजुक हो चला है कि आज हम उसका दुष्परिणाम
झेल रहे हैं और आज हम लोग बैठ के इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी चिंताएं पूरे विश्व में जगह जगह पर, चूंकि कोविड पीरियड है तो इसलिए मैं समझता हूँ मोस्टली वर्चुअल मीटिंग्स और वेबिनार्स ही हो रहे होंगे, तो ये स्थिति आ गई है। मैं जब इसको बहुत अपने अनुभव से देखता हूँ और मैं पुराना भी पढ़ता हूँ, मुझे आजकल थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जगह है कि हमारी कोर वैल्यूज क्या थी, हमारा कल्चर क्या था, हमारा हेरिटेज क्या था। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे एक फिर जो है लाइन मैंने पुराने अपने लिटरेचर और अपने वेदों से ली है। जरा सा आप देखिए इसमें कितना बढ़िया लिखा हुआ है समराइज करने के लिए। गिरस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वी स्योनमस्तु बभ्रुम कृष्णा रोहिणीम विश्वरूपाम ध्रुवम भू पृथ्वी मिंद्र गुप्ताम अस्ते अहतो अछटतो अधष्टाम पृथ्वी। हम सल्यूट करते हैं उस मदर अर्थ को जो हमारे पर्वतों को धारण करती है, नदियों को करती है, हमारे जंगलों को करती है और हमारा जो ये अरण्यम ते पृथ्वी श्योन मस्त, मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हम लोगों ने ये मोटो भी वहीं से निकाल के लिया हुआ है। आज बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस मंच पर हैं, तो मैं देख रहा हूं, तो मैं चाहता हूं इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। जनरली हम इकोसिस्टम एक बहुत ही व्यापक टर्म है, ये है क्या मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वो कि सभी लोगों को मालूम है, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे दिख रहे हैं तो मैं ये अवसर लेना चाहूंगा कि इकोसिस्टम क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जो हैं और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हम भी उसमें हैं, और हमारे चारों ओर जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारे नदियां हैं, पेड़ है, पहाड़ है, हवा है, ऑक्सीजन है, समुद्र है, इनके साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है, यही इकोसिस्टम कहलाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ जंगलों का जो है विनाश हुआ। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक उसका बहुत ही छोटा सा अंश है। आप देखिए ना कि हमारे इकोसिस्टम को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। बड़े बड़े जो है हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम काम का इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम एक है, मेरीन इकोसिस्टम दूसरा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम तीसरा है, हमारी अर्बन लाइफ का जो सिस्टम तीसरा है, हमारे गांव में जो छोटे छोटे तालाब हैं वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, कितने ही छोटे सही, और हमारे रेगिस्तान भी इकोसिस्टम है। इन सारे इकोसिस्टम को दे वर इन बैलेंस विद ईच अदर, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इकोसिस्टम ने किसी ने कुछ कहा, अच्छा हेलो बेटा बीच में, हाँ जी जी सर बोलिए। प्रोड्यूसर्स हैं, हम जानते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, देन कंज्यूमर्स हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कहते हैं कि टाइगर को माना गया है कि टाइगर जो है टॉप ऑफ द कार्निवोर है, तो टॉप ऑफ दी है अब, लेकिन हम तो समझते हैं कि उसको भी हमने आदमी ने रिप्लेस कर दिया है और हम लोग जो है श्रृंखला के टॉप पे बैठे हुए हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इसको जो है कंट्रोल करते। लेकिन आदमी ने अपनी नीड से कहीं अपनी अधिक लालच के कारण जो है पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को खराब कर दिया। अगर मैं जंगल का उदाहरण दूं तो आप देखिए, साल के जंगल थे, हमने जो है अपनी नीड के लिए साल के जंगलों में यूकलिप्टस के प्लांटेशंस कर दिए। हमने उसमें टीक के प्लांट, टीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जब घर बनाते हैं तो कहते हैं भाई टीक की लकड़ी, हमें चमकदार लकड़ी चाहिए। तो हमने क्या किया, पूरे वहां के इकोसिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया। आप देखिए कि अभी लेटेस्ट जो है ऐसी तरह से हमने मैरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, हमने शार्क का इतना ज्यादा वो किया दोहन कि रीफ के हमारे जो है इकोसिस्टम पूरा चौपट हो चुका है। हमने देखा कि अभी नॉर्वे का जो आदमी जो है एवरेस्ट पे गया, उसको कोविड हो गया, जस्ट इमेजिन। रीजन क्या है, एक तो ग्लोबलाइजेशन, जहां हमको बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन की हम तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उसी ग्लोबलाइजेशन ने हमारे इकोसिस्टम को एकदम ध्वंस कर दिया है। अगर जो है चाइना के वुहान में जो है ये कोविड माइग्रेशन के कारण, फास्ट स्पीड के कारण पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक के रूप में फैला, तो हमको ये भी देखना है कि ग्लोबलाइजेशन एट व्हाट कॉस्ट, ग्लोबलाइजेशन और किस पे करना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में कहूंगा कि हमको करना क्या है। ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत बातें होती हैं, हमको सबसे पहले वाटर कंजर्व करना चाहिए, हमको कम जो है व्हीकल चलाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम व्हीकल का इस्तेमाल कम करें, हम लेस कंज्यूम करें, लोकल फूड और इंडिजिनस फूड लें, और हम एक्सोटिक्स का, प्लास्टिक का रीयूज करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। ये सारी बातें हैं जो सभी लोग अभी बताएंगे ही।
मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पैंडेमिक को देखते हुए इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन के लिए केवल जंगल ही काफी नहीं है। हमारी जो अपनी लाइफ स्टाइल, हमारे व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इन सबको, नॉइज पोल्यूशन है, इनको भी कंट्रोल करना होगा। आज के दिन हम लोग रिजॉल्व करें कि अपनी डेली लाइफ में हम ग्लोबल की बात करें लेकिन लोकल एक्ट करें, क्योंकि वही हमारे बस में है। और पॉलिसी मैटर्स उन सबको डील करने के लिए गवर्नमेंट है। तो मैं यही आह्वान करता हूँ, लेट अस रिजॉल्व कि हम अपने डेली लाइफ में एनर्जी का कम से कम इस्तेमाल और हम अपने रूट्स की ओर वापस लौटें। अगर परमिशन हो तो मैं एक छोटी सी, चूंकि मैं राइटिंग भी करता हूँ, तो मैं एक छोटी सी कविता रखना चाहता हूँ, इफ इट इज टाइम परमिट्स। जी सर, खत्म। हाँ सर, सर कोई बात नहीं, आपको तो हम लोग सुनना ही चाहेंगे, उसको खत्म करें, क्योंकि हम लोग ग्रेस पीरियड में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हमें ग्रेस दिया गया है तो उसका लिमिट तो मालूम नहीं है। जी सर, प्लीज बताएं। मैंने देखा कि हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। हमको अवेयर होना पड़ेगा और उसको कंजर्व करना पड़ेगा। तो मैंने एक कविता लिखी थी, जो हमारे अगल बगल दिखे खेतों में इतने मेडिसिन प्लांट, जमीन आसमान, तो मैंने कहा खेतों में, खलिहानों में, परती में भटकते भटकटैया और मदार, गांव की पगडंडी पर फिरता आवारा गोखरू। ये गोखरू, आप जो मेडिसिन प्लांट NBRI, SIR के लोग जो साइंटिस्ट हैं समझते होंगे। गांव की पगडंडी पर फिरता आवारा गोखरू, सड़कों के किनारे रक्ताब तनों वाले दिलदार अर्जुन। अर्जुन के पेड़ से दिल की इलाज होता है। सड़कों के किनारे रक्ताब तनों वाले दिलदार अर्जुन, और पानी से नहाकर निकला निर्लज बेशरम। नीम पर चढ़ती उधर मस्त मस्त गिलोय, कोविड में गिलोय का बड़ा प्रयोग हुआ। नीम पर चढ़ती मदमस्त गिलोय और मैदान में पसरी अंगड़ाई लेती शंख पुष्पी। सफेद मूसली से लेकर अश्वगंधा सर्पगंधा तक बकिया सब जंगल में भीतों पर आशीष डांटते बूढ़े पीपल, और सदियों की सफर के रूबरू बूढ़े बरगद। क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास, बस नहीं है तो परख, उत्साह और विश्वास, वरना ये दुनिया होती जन्नत। ऊपर वाले से मांगता हूँ यही मन्नत, संभाले इस विरासत को, संभाले इस विरासत को, बचाएं जल जमीन जंगल। चिंतन और मनन से आओ मतले अमृत यहाँ, तभी यह उक्ति साकार होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। थैंक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा हम लोगों का और ज्ञानवर्धन किया। अब हम थोड़ा तेज ही चलेंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी शायद लगभग 1 घंटा निकाल चुके हैं, मगर कोई बात नहीं, जो अपनी बात कहनी है वो तो पूरे समय में कहनी ही है। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर उमा शंकर जी को, जो कि CSIR के साइंटिस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं, और क्योंकि लखनऊ में ही हैं और हम CSIR फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है हमें। डॉक्टर उमा शंकर के बारे में बता दूं कि उन्होंने पेट्रोलियम टॉक्सिकोलॉजी पे बहुत काम किया है, जो कि सीधा ही पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। और पेट्रोल से हम जानते हैं जो कि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और उसके ऊपर उनका पूरा जीवन काल का अनुभव है। फोटोबायोलॉजी पे उन्होंने 10 वर्ष काम किया, और वो यहाँ के संस्थान लखनऊ में जो स्थित है CSIR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, वहां से रिटायर हुए हैं। और 2003 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में भी उनको अवसर प्राप्त हुआ, एक वो ब्रिटिश काउंसिल की फेलोशिप पे गए थे, जहां पर उन्होंने पैंक्रियाज और इंसुलिन पे काम किया। ये भी एक बहुत बड़ा आज की हमारी समस्या है, इंसुलिन, पैंक्रियाज एंड डायबिटीज। तो इन शब्दों के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप हमारे जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर उमा शंकर। हेलो, आप लोग सब सुन रहे हैं मुझको? जी जी बिल्कुल। मैं सर्वप्रथम जितने भी हमारे वरिष्ठ जो हमारे आज डायस पे बैठे हुए वरिष्ठ सम्मानित सदस्य हैं इस वेबिनार के, उनको प्रणाम। और बहुत बहुत डॉक्टर मधु वत्स जो मेरी छोटी बहन है, ये आज उन्हीं के प्रयास से संभव हुआ, जेनेसिस ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ डॉक्टर मधु वत्स, एंड शी थॉट कि वी शुड ऑर्गेनाइज ए वेबिनार ऑन दिस। तो डॉक्टर आनंद अखिला जो कि आज होस्ट कर रहे हैं, वो स्वयं एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है मेडिसिन प्लांट के, और डॉक्टर मधु वत्स एक पहचान की मोहताज नहीं है। डॉक्टर मधु वत्स द डे एंड नाइट, एंड शी इज अवेलेबल 24 आवर्स, 24/7 आई कैन से लाइक दैट। और वो हमेशा सतत प्रयास करती रहती हैं कि किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए। इन्होंने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे किताबें लिखी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे लिखी, और इनको प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी संबोधित किया।
और जैसा कि डॉक्टर अखिला ने बताया कि ये नवरत्न में भी, यूपी में नवरत्न में भी डॉक्टर मधु वत्स ने, योगी जी ने इनको सम्मानित किया। और अभी हाल में ही राजनाथ सिंह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, शायद ये बताना भूल गए कि होम मिनिस्टर जी ने स्वयं बुला करके डॉक्टर मधु वत्स की पत्रिका का अनावरण किया, और उसको 10 साल हो गए हैं और उसको रिकग्निशन, उसको ISSN नंबर मिल चुका है। तो डॉक्टर मधु वत्स अपने आप में स्वयं में एक बहुत बड़ा उदाहरण है रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी का, इसलिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उन्होंने मुझे बहुत ही उन्होंने अपने साथ जोड़ा। मुझे छोटी बहन ने कहा कि सर आप जुड़ जाइए, और उन्होंने काफ़ी लेक्चर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजेस में, CMS में, तमाम जो है, चाहे वो कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो नवोदय हो, सब जगह डॉक्टर मधु वत्स ने लेक्चर दिए। और इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में भी बड़ा योगदान दिया, और वाटर कंजर्वेशन में भी डॉक्टर मधु वत्स ने बहुत काम किया। तो अब इनकी जितनी प्रशंसा करी जाए, क्योंकि समय कम नहीं है, वरना 1 घंटा निकल जाएगा इनकी प्रशंसा करते करते। और सर्वप्रथम आई वुड लाइक टू टेल अबाउट डॉक्टर अफरोज अहमद, whom I met during an Agra program. And Dr. Afroz Ahmad, he is a great man, and he is the real UNEP, United Nations Environmental Program में डॉक्टर अफरोज अहमद रहे, और उन्होंने कई बार उसमें शिरकत की और उन्होंने उसमें अपना काम किया। और डॉक्टर अफरोज ने नर्मदा प्रोजेक्ट पे काम किया, और इतने काम किए हैं कि जिसकी की बहुत लंबी फहरिस्त है। और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने वाटर पे, नर्मदा पे, तमाम काम, फॉरेस्ट पे, इन पे बहुत काम किया डॉक्टर साहब ने। तो मैं डॉक्टर साहब से भी, चूंकि डॉक्टर साहब एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं और आप एक सिविल सर्वेंट भी रहे, डॉक्टर साहब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर अखिला हैं, डॉक्टर पांडे हैं, और तमाम हमारे IG, DIG सब लोग बैठे हुए, सब इनका सबका योगदान जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, इकोलॉजी में, रेस्टोरेशन में है। मैं ये कहूँगा कि आज हम ये आए हैं, हम यहाँ पर चर्चा करने, UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने स्टॉकहोम में 1972 में ये प्रोग्राम शुरू किया था। 74 में हमने इंडिया से मनाया। और चूंकि हमारा इकोलॉजी इतना दूषित हो चुका है, हमारी वाटर बॉडीज, हमारे फॉरेस्ट, हमारी फार्मलैंड्स, हमारे माउंटेन्स, हमारी वेटलैंड, ये सब इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं जिसकी कल्पना करेंगे अगर हम लोग, I'm a toxicologist and I worked 35 years in the toxicology, and the founder of Dr. Sifte Hassan Zaidi, who was the founder of the toxicology in Southeast Asia. So toxicology मैंने हर फील्ड को देखा, चाहे जो भी फील्ड रही हो सर, और उसमें सर्वे किया, उस पर काम किया। तो मैं कहूँगा कि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। तो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ने ये कहा कि 10 साल तक, 2021 से लेकर 2030 तक, बिकॉज इट इज द आवर ऑफ द नीड, ये इस वक्त हमारी डिमांड है कि हम ये देखें कि हमको अपना पर्यावरण बचाना है। क्योंकि 40s में, आफ्टर 30 या 2030 के बाद हमको 40% जो है वाटर, फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ेगी, और 50% फूड की। बिकॉज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है हमारा, जो इतना ज्यादा हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, और इस पर हमारे राजनीतिज्ञों ने ध्यान नहीं दिया, और ये बड़े दुख का विषय है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोज नहीं हुआ। अब मैं ये कहूँगा कि रेस्टोरेशन ऑफ द फार्मलैंड हमारी सब डेजर्ट होगी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमने रैलीज इंडिया, आई एम गोइंग टू टेक नेम ऑफ दैट पेस्टिसाइड, जो प्रोड्यूस करती है, तमाम कंपनीज अब तो प्रोड्यूस करती हैं, और उनका अंधाधुंध प्रयोग हुआ, और जिससे कि हमारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, और ये फूड चेन में आ गया। आज के जमाने में जो युवा है वो भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और गॉल ब्लैडर, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम बिटवीन द यंग. And after 40, you will find almost one of the, find 10, one is diabetic, or one is the hypertension, or one is the pancreas, gallbladder. And gallbladder का सबसे बड़ा एक उदाहरण है इंडोगैजेटिक प्लेन में जो यूज करते हैं हम लोग, कड़वा तेल जिसको कहते हैं आप, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, इसमें तमाम मिलावट हुई, और इसकी वजह से मस्टर्ड में गॉलब्लैडर कैंसर के बड़े केसेस आए, और गॉलब्लैडर में बहुत प्रॉब्लम हुई। साउथ में पीनट यूज होता है, और सॉरी, साउथ में कोकोनट, और वेस्ट में पीनट यूज होता है। तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इकोलॉजी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो अब मेरे कहने का मतलब ये कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, बिकॉज इफ वी डू नॉट सेव, अगर आज हम एनवायरनमेंट को सेव नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में हमारे मानव अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यूथ ही बीमार हो जाएगा। हम आज बैठे, आज हम 10 साल है या 5 साल है दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे यूथ बच्चे आज बैठे हुए हैं, हमको क्या जरूरत है? हमको अवेयरनेस की जरूरत है। हम बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि बेचारे बच्चों, तुम लोग अपने जागरण करो, और गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर के ये बताओ कि हमको तालाबों को संरक्षण करना है, हमको पेड़ नहीं काटने, हमको प्लांटेशन करना है। डॉक्टर मधु वत्स ने तो प्लांटेशन में बहुत बड़ा काम किया है। अब प्लांटेशन में हमारे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बैठे हुए हैं 2-3। यहाँ पर मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हमने 10,000 प्लांट लगाए थे, और हम जब वहां उस गली से गुजरे तो प्लांट गायब। तो हमारी सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है, लेकिन उसका संरक्षण
हम उन प्लांट्स का नहीं कर पाते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। और इस विषय में कहना चाहूंगा डॉक्टर मधु वत्स ने पीला कनेर के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। पोल्यूशन, दैट इज ए पोल्यूशन इंडिकेटर, वो जो एब्जॉर्व करता है पोल्यूटेंट पार्टिकल्स को। तो उसमें शी हैज बीन अवार्डेड फॉर दैट, शी डिड लॉट ऑफ पब्लिकेशंस। ये हरी भरी में भी शी वाज डायरेक्टर इन इलाहाबाद। आई डोंट नो this too much, she must be get Padma Shri now, so she has done so much state work in that. एंड तो मेरा ये कहने मतलब है कि हम अगर हम नहीं करेंगे तो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर पांडे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं एक विलेज में गया और एक किसान बहुत बीमार था। उसने कहा कि सर, वो गया एक डॉक्टर को KGMC में दिखाने, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सर हम फार्मिंग कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? सर हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनोक्लोरिक पेस्टिसाइड्स जो यूज हुआ है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, गांव में ज्यादातर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो गांव के लोग अपना खेत बेच करके, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसको पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, उसको लिवर डिसऑर्डर हो गए, उसको डायबिटीज हो गई। डायबिटीज इज 1 every 10 people, if you go in any home, will find diabetes because the pesticides have come in the food chain. And this I would like to tell. And my final is that save the biodiversity. Dr. Akhil, I would like 1.5 minutes more. Okay, sir. Kindly give me permission. And because in the reference of the pandemic, I would like to say that we conserve the biodiversity, because flora and fauna conserve नहीं किया तो हमको we are in the search of the new gene. हमको वायरसेस ट्रीटमेंट के लिए नए जीन की तलाश है और डिजीजेस की। तो अगर हम ये जो फ्लोरा फाउना अगर हम इसको मेंटेन करेंगे तो हम इससे नए जीन की तलाश कर सकते हैं। एंड वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट of the diseases and the viruses, because new viruses are coming. एटम बमों के जोर पर बैठी है दुनिया, बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया। आओ बच्चों, हम तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। अब हम क्या झांकी हिंदुस्तान की दिखाएंगे? पर्यावरण प्रदूषण। हम इसीलिए हम कहेंगे कि बच्चों में अवेयरनेस, और जो कि पोल्यूटेड एरिया है वहां पर जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करें। तो इस वक्त जरूरत है कि एनजीओज और गवर्नमेंट इसमें वर्क टुगेदर, साथ काम करें और इसको अच्छे से काम करें और पर्यावरण प्रदूषण को बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया तरह से कई चीजें समराइज कर दी, थोड़ा सा मेरा काम भी कर दिया, अफरोज सर का भी परिचय दे दिया। और तो अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, RK चतुर्वेदी सर। ये फिर एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी पुलिस सर्विसेज को से आते हैं। ज्यादातर लोग इनको जानते होंगे, शायद इनका परिचय हर किसी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि चतुर्वेदी सर 1980 में हमारी प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज में आए और उसके बाद 1998 से ये IPS में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विसेज में आ गए। और इन्होंने सहारनपुर के साथ साथ लगभग 15 यूपी के 15 जिलों में ये पुलिस सर्विसेज की सेवाएं दी। और ये DIG लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, जो हमारे प्रदेश के प्रमुख जिले हैं, वहाँ DIG रहे। फिर ये IG रहे इलाहाबाद जोन में और IG इंटेलिजेंस रहे इलाहाबाद में ही। और इनको पुलिस अवार्ड्स, गैलेंट्री मेडल, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला और प्राइम मिनिस्टर पुलिस लाइफ सेविंग अवार्ड मिला। हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती जुड़े हैं, उनके लिए अभी हम तालियां बजाएंगे। और इसके बाद आज ये पुलिस सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो चतुर्वेदी सर, आपका स्वागत है। जी सर। मैं सबसे पहले साहब आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ, खास करके मधु जी जिन्होंने इसे जोड़ा मुझे। बातें बहुत काफी हो चुकी हैं, समय कम है, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बात करूंगा। देखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसका तात्पर्य होता है कि पूरे परिस्थिति जो एक मानव के या एक सृष्टि के चारों तरफ की जो परिस्थिति है वो पारिस्थितिकी है। और हमारे अगर पुराने उसमें जाएं आप तो क्षिति, जल, पावन, गगन, समीर, ये 5 ऐसी चीज हैं जिनसे मिलकर के एक तत्व की उत्पत्ति होती है। कोई जीव जो है उसके लिए 5 चीज जरूरी हैं और परिस्थिति के लिए भी ये जरूरी है। इनका जब बैलेंस रहता है तो पारिस्थितिकी तंत्र अच्छे से चलता है। इनका डिसबैलेंस ही प्रदूषण और हर चीज का कारण बनता है। मैं लंबी बात न करके ये कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वज इससे पूरी तरह परिचित थे। उनको मालूम था कि कैसे कि इस प्राकृतिक चीजों का कैसे संरक्षण करना है। अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें तो जितने भी वृक्ष, जल या जो भी चीजें थी जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक थी, परिस्थितियों को सुगर बनाने के लिए आवश्यक थी, उनको उन्होंने धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया। जैसे आप एक उदाहरण में लेना चाहूंगा, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ सब जानते हैं, पीपल और बरगद के पेड़ ऐसे पेड़ होते हैं
जो सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, 24 घंटे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें उन्होंने कह दिया कि साहब पीपल के हर पत्ते पर भगवान होता है। तो अब उन्होंने इस आवश्यकताओं को जोड़ दिया, जो हमारी आवश्यकता है उसको धार्मिक मान्यताओं से जोड़ दिया। किसी भी नदी को गंगा जी कहा, यमुना जी कहा, तो जो भी चीजें थी उनको धार्मिक इस तरह से जोड़ दिया गया जिसके कारण वो मानना हर आदमी की मजबूरी हो। और परिणाम ये रहा, सारे जितना भी आपका वेदांग जो भी लिखे गए सब जंगलों में लिखे गए। तो इस तरह से करके उन्होंने जो पारिस्थितिकी आवश्यकताएं थी उनको धार्मिक मान्यताओं से छोड़कर कुछ इस तरह से बना दिया कि आदमी को मानना उसके लिए अनिवार्य है। आज भी जरूरत कुछ इस तरह की चीजों को करने की है जिससे कि आदमी, ठीक है उसको आप नियम समझाइए, जागरूक करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं से उसको ऐसी जगहों पे जोड़ना पड़ेगा जिसमें वो मानने के लिए विवश हो जाए। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे आप ये अनिवार्य लोगों में ये परंपरा डाल दी जाए कि जब भी किसी लड़के लड़की की शादी होगी एक वृक्ष लगाएंगे, किसी बच्चे का जन्मदिन होगा आप वृक्ष लगाएंगे, या इस तरह की बहुत सारी मान्यताओं को जोड़ करके हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि लोग चीजों को मानने के लिए एक तरह से विवश या मजबूर हो जाए। क्योंकि जो जिस तरह से औद्योगिक केंद्रीकरण हो रहा है, जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं, अब आज जरूरत इस बात की है कि हम कहीं मंगल ग्रह और कहाँ जा रहे थे और एक छोटे से वायरस ने हमको कमरे में बंद कर दिया है। तो हमको एक बार फिर से सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी और एक ऐसा तंत्र विकसित करना पड़ेगा जो हमारे विकास को और प्रकृति को दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करके कुछ ऐसा कर सके जिससे कि पारिस्थितिकी भी बची रहे और विकास भी होता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुत कीमती समय देने के लिए। और अब हम चलते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि अफरोज अहमद सर के पास। अफरोज अहमद सर का परिचय डॉक्टर उमा शंकर जी ने आधा तो बोल ही दिया था और लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब का तो इतना लंबा परिचय है, मैंने पूरा एक पेज में नोट किया हुआ है। सभी लोग जानते भी हैं उनको, इतनी बड़ी हस्ती है हमारे देश की कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट रहे हैं, एकेडमिशियन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और वो बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट रहे हैं, जैसा कि मैंने सुना और जाना है। उनका एक्सपर्टाइज रहा है प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश की तरफ से ये बाहर कंट्री को रिप्रेजेंट करने इन खासकर मुद्दों पे जाते रहे हैं। और नर्मदा बेसिन और जो ट्राइबल्स थे उनके पुनर्निवास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि साइंटिस्ट होने के नाते इन्होंने 125 के लगभग रिसर्च पेपर्स इनके प्रकाशित हुए हैं। रॉयल स्वीडिश ऑफ एकेडमी से इनके पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जहाँ के जो रिव्यूअर्स होते हैं वो नोबेल लॉरियर्स होते हैं। उसमें एक पेपर पब्लिश करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अब मैं ज्यादा, क्योंकि समय से हम बहुत पीछे चल रहे हैं, अफरोज अहमद सर प्लीज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिला साहब और प्रोफेसर मधुबत साहिबा और खास तौर से सर्वहित का पूरा परिवार जो मुझे आपने मौका दिया, खास तौर से इस कार्यक्रम जो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उससे जुड़ने का मौका दिया। हम उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। मेरे लिए बहुत आसान हुआ कि तमाम विद्वान जो आपने इकट्ठा कर रखे थे, ज्यादातर लोग फील्ड से जुड़े हुए थे, क्षेत्र से जुड़े थे, अपने जिंदगी में अपने जीवन काल में बहुत अच्छे काम किए, सभी ने बहुत अच्छा अनुभव दिया, सभी विषयों को भी उन्होंने यहाँ पर साझा किया। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे जो भी विद्वान थे, वक्ता थे, साथी थे, अपनी बातें रखी और दिल से रखी और ऐसी बातें रखी जिसपे नीति निर्धारण या पॉलिसी प्लानिंग की जरूरत है देश को। मैं बहुत ही आसान तरीके से कहना चाहूंगा कि सभी आप जानते हैं कि आज हम
काम कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने ये विषय चुना है और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम होना चाहिए। रिस्टोरेशन वो चीज है जिसको केवल खुदा, भगवान, ईश्वर ही कर सकता है। यानी पूरी सब चीजें ओरिजिनल स्टेट में लाना, ये बड़ा अपने आप में बहुत अजीम, बहुत महत्वपूर्ण काम है जो शायद इंसान के बस से बाहर है। रिहेबिलिटेशन शब्द है जो ऐसा शब्द है जिसमें जो इकोसिस्टम है उसके काफी हद तक जो उसमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना। लेकिन आज जरूरत हो गई है इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन की, जो अपने आप में एक चुनौती है, एक लाल निशान है इंसानों के लिए कि हम किस खतरे से गुजर रहे हैं। आप जानते हैं कि मानव या मनुष्य या इंसान ही ऐसी चीज है जो इस पृथ्वी पर सबसे ही विकसित प्राणी के रूप में है। भगवान जो इस कायनात को बनाने वाला है, जो इसका शासक है, उसने सब कुछ बनाया, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, नदियां हो, झीलें हो, समंदर हो, आसमान हो। बनाने के बाद ही इंसान को बनाया और इंसान को अपने इस किंगडम में, अपने इस राजधानी में, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, अर्थ कहते हैं, एक स्थान दिया। कहने का मतलब यह है कि आप इस पृथ्वी पर आए, आप इंसान के रूप में भगवान ने आपको भेजा और आपको इतनी क्षमता भी दी कि आप ये जान सके कि सच्चाई क्या है, बुराई क्या है और झूठ क्या है। इसलिए आप एक एम्बेसडर के रूप में, एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर हैं। आपको इतनी भी क्षमता दी कि इस प्राकृतिक संसाधन जो हमने पैदा किए, ईश्वर ने पैदा किए, चाहे वो जंगल हो, चाहे जमीन हो, नदियां हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, हवाएं हो, एटमॉस्फेयर हो, वातावरण हो, जो कुछ भी चीजें इस कायनात में हैं, इस प्लैनेट में हैं, वो इंसान इस्तेमाल भी कर सकता है। इंसान को इस पृथ्वी से वापस जाना है। जाने के बाद जो उसने काम किए हैं उसका हिसाब होना है और वो हिसाब होने के बाद ईश्वर उसी तरह से उस इंसान को अपने यहाँ रिवार्ड करेगा, इनाम देगा, या जो भी उसको मिलेगा फल उसका, वो कुदरत निश्चित करेगा। ये फिलॉसफी हम जानते हैं सभी धर्मों में है और इसके बावजूद भी इंसानों ने इस पृथ्वी पर अपने आप को खुद का राजा मान लिया और खुद इसके शहंशाह हो गए इस पृथ्वी के, जिसका नतीजा आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं और हम देख रहे हैं। आप सोचिए कि इस पृथ्वी पर आज हमने इस वातावरण में, जिसको ईश्वर ने बनाया, आसमान बना के दिया आपको, धरती बनाई, धरती में इतने समय लगे, 465 करोड़ साल में धरती बनी पहले, और उसके बाद मानव की पैदाइश बहुत कम समय की है। इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया, पहाड़ बनाए और वातावरण को इस तरह से बनाया, वातावरण में ऐसी ऐसी चीजें दी कि उसकी वजह से वातावरण में इंसान का रहना और संभव हो सका। अगर आप सोचिए कि इस तरह से वातावरण में तमाम तरह की गैसें, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कोई भी चीज हो, उसकी मात्रा इस तरह से बनाई कि जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर जो तापमान है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड ना होते हुए ऐसा तापमान है जिसमें आप रह सकते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं होती, ये सब अगर इंसान को कुदरत ने इस तरह से बना के नहीं दिया होता तो ये पृथ्वी अलग होती, इंसान किसी दूसरे रूप में होता। कहने का मतलब ये है कि जो हम आप बचाने की बात कर रहे हैं, सारे माहौलियात को, सारे पर्यावरण को, सारे संसाधनों को, हमको ये समझना होगा कि हम उसके हिस्से हैं और हम उसी खानदान से हैं, हम उसी परिवार से हैं, चाहे वो जंगल हो, जंगल का परिवार हो, चाहे जमीनों का परिवार हो, चाहे वातावरण का परिवार हो, हम कोई अलग नहीं है। और हम एक यहाँ पर प्रोवेशनर के रूप में, हमको वापस जाना है। अब आप अगर देखें कार्बन की मात्रा को ही, आज हमने 300 सालों में कार्बन की मात्रा को लगभग डबल कर दिया है, 282 पार्ट पर मिलियन से
400 पार्ट पर मिलियन कर दिया है, नाइट्रोजन को बढ़ा दिया है, हमने मीथेन को बढ़ा दिया है, और आज ये हालत हो गई है कि पूरे विश्व में जो तापमान है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वो बढ़ चुका है। और उसी सब का नतीजा है कि जो आज हम बीमारियों से जूझ रहे हैं। आप जानते हैं, मुझे काम करने का मौका मिला आर्कटिक सर्किल में, स्वीडन में, जहां पर ये प्रयोग किए जा रहे थे। ये 97 की बात है कि किस तरह से परमाफ्रॉस्ट जो बर्फ है हमारा, वो पिघल रहा है। आज मैं कहना चाहूंगा कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका मुख्य कारण कोरोना पैंडेमिक है। कोरोना पैंडेमिक आप जानते हैं कि क्यों है, मैं इसको थोड़ा अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि परमाफ्रॉस्ट जो कुदरत ने बनाया था, वो ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें 14% आपकी कार्बन संचित है। उस परमाफ्रॉस्ट में आज पिघल रहा है, उससे तमाम तरह के जीव जंतु निकल रहे हैं, वायरस निकल रहे हैं, और वो वातावरण में आके प्रभावित कर रहे हैं। आज जरूरत है इस वायुमंडल में इन चीजों को बचाने की, जो हमारे ही हिस्से हैं। अब हम अगर बात करें जमीनों की, जमीन को ईश्वर ने बड़े मेहनत से बनाया। हजारों साल में 1 इंच सॉइल या मिट्टी हम बना सकते हैं। आज पूरी दुनिया में 2/3 जो हमारी जमीनें हैं वो बेकार हो चुकी हैं। हमारे देश में भी 30% जमीनें, खास तौर से कई राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, इन राज्यों में खराब हो चुका है। रेगिस्तानीकरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। वो जमीन जिस पर हमारी सर्वाइवल है, हमारी आत्मनिर्भरता है, जिस पर हम रह सकते हैं, आज जरूरत है उन जमीनों को बचाने की। आज जरूरत है उन जमीनों में खेती में सुधार लाने की। जैसा सभी विद्वानों ने आपसे साझा किया कि आज ये जमीन जो हमारे देश में है, वो जमीन कितनी प्रभावित है। आज शहरों में लोग गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं, एक बड़ा चिंता का विषय है। लोग माइग्रेट हो रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जा रहे हैं। आप सोचेंगे कि जो आबादी हमारी 17% थी पहले शहरों में 1950 से पहले, आज 35% हो गई शहरों में। उसका मुख्य कारण क्या है? इस पे नीति निर्धारण होना चाहिए। उसका मुख्य कारण यह है कि अच्छी सुविधा गांव में नहीं है। गांव में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका साधन नहीं है। गांव में क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, चाहे एजुकेशन की सुविधा हो। तो इन वजहों से जो हमारे नौजवान हैं वो बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं और जाते हैं। एक बहुत बड़ा विषय है। हमने इस पैंडेमिक में देखा, एक बहुत बड़ी चुनौती थी पूरे देश के लिए कि किस तरह से लाखों की तादाद में लोग बड़े बड़े शहरों से कूच कर रहे हैं अपने नेटिव जगहों पर, अपने ओरिजिनल जगहों पर जाने के लिए, और किस तरह से वो पहुंचे हैं। तो हमें इस पर बहुत विचार करनी होगी कि गांव को हमको विकास के रास्ते से बहुत ऊपर उठाना होगा, जिससे गांव हमारा विकसित हो जाए तो लोग शहर में जा सके। आज कृषि में जरूरत है तमाम तरह की बातें करने का, क्रांति करने का, जो मैं आखिरी में आपसे साझा करूंगा। और मैं इसके बाद बताना चाहूंगा, जमीनों के बाद अगर हम जल की बात करें, क्योंकि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना जल संसाधन की जो नर्मदा है उससे जुड़ने का मुझे मौका मिला। 30 वर्षों तक हमने काम किया, और मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश में नदियों की क्या स्थिति है। 20 नदी बेसिन क्षेत्र है हमारे देश में, जिसमें लगभग सारे नदी बेसिन क्षेत्रों में, सारी नदियों में जो पानी की क्वालिटी है और क्वांटिटी है, यानी उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्षमता है, दोनों प्रभावित हो चुकी है। आज पानी इस राज्य का विषय है, खास तौर से वो नदियां जो राज्य में ही स्थित हैं, वो भी नदियां जो दूसरे राज्यों में जाती हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, चाहे इंडिया और पाकिस्तान की नदियां हो, इंडस का हो मामला, बांग्लादेश का हो, भूटान का हो और नेपाल का हो। तो इन नदियों पर भारत सरकार का हक है, और भारत सरकार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर अपना अधिकार है, क्योंकि विषय जो नदी पानी का है वो राज्य का विषय है। आज
लगभग 7-8 नदी बेसिन क्षेत्र इसमें ऐसे हैं, चाहे कृष्णा हो, कावेरी हो, नर्मदा का झगड़ा खत्म हो चुका है, रावी व्यास का हो, पंजाब का लड़ाई, हरियाणा का लड़ाई तो आज भी जारी है। और ये नदी का लड़ाई हमारे ही देश में नहीं है, पानी की लड़ाई पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर आप देखें आज इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया, इन सब की लड़ाई पानियों को लेकर है। जो बड़े इलाके हैं, गोलान हाइट है, वेस्ट बैंक है, जहां से नदियां निकलती हैं, उन नदियों के वजह से उस पर कब्जा लोग करना चाहते हैं। नाइल है, टिग्रिस है, यूफ्राट है, उसकी वजह से आज लोगों को आर्मी के टैंकर्स लगाने पड़ रहे हैं। इथोपिया अभी एक बड़ा बांध बना रहा है नाइल के ऊपर, उसमें इजिप्ट जो मिस्र है वो प्रभावित हो रहा है और लड़ाई के आसार हैं, आपस में बातचीत जारी है। चाइना ऐसी जगह है जहां पर नॉर्थ और साउथ चाइना में येलो रिवर बेसिन जो है वो प्रभावित है। थाईलैंड है, तमाम ऐसे देश हमारे देश में तो मैंने बताया ही। अब नदियों के अलावा अगर आप बात करें झीलों की, झीलों को समझें या वेटलैंड को समझें, जो हमारे देश का 6% हिस्सा है। और आप जानते हैं कि हमारा देश खास तौर से गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस का जो बेसिन का इलाका है वो बड़े प्रचुर मात्रा में बहुत ही धनी था ग्राउंड वाटर या भूजल को लेकर। उसका मुख्य कारण था कि वहां से नदियां निकलती थीं और वो नदियां पहाड़ों से आती थीं, खास तौर से हिमालय से, जो 12 मास की नदियां थी, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे इंडस हो। लेकिन आज आप वेटलैंड्स की बात आप देखें तो हमारे देश में जो हमारा देश का जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक स्थिति है, वो अमेरिका से कितना गुना है। आप सोच सकते हैं 32-33 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा इलाका है, कहाँ इंग्लैंड का इलाका 2-2.5 लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन वहां पर लगभग 72 ऐसी झीलें हैं जो अंतरराष्ट्रीय दर्जे की हैं, जिसको रामसार साइट कहते हैं। हमारे देश में केवल 46 ऐसी झीलें हैं जो रामसार साइट कहाँ चली गई, कहाँ नीति निर्धारकों ने, हमारे जो नीति को निर्धारित करने वाले हैं, मैं भी उसमें से एक हूं। मैं वेटलैंड कमेटी जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है उसका सदस्य भी हूं। लेकिन आज हालत हमारे देश की वेटलैंड्स को लेकर बहुत खराब है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 हेक्टेयर वेटलैंड्स हम नष्ट करते हैं जब 1 स्क्वायर किलोमीटर हम अर्बेनाइजेशन करते हैं, शहरीकरण करते हैं। 70% हमारे वेटलैंड्स या झीलें बॉम्बे में नष्ट हो चुकी हैं। 55% वेटलैंड्स या झीलें हमारे अहमदाबाद, बड़ौदा और दूसरे शहर, बड़े शहरों में नष्ट हो चुकी हैं। आप वेटलैंड्स की महत्व को जानते हैं, सारे के सारे लोग, आज एक कॉमन आदमी भी जानता है कि जो उसकी पर्यावरणीय सेवाएं हैं, जिसको हम इन्वायरमेंटल सर्विसेज कहते हैं, बहुत अहम है। मौसम को, स्थानीय मौसम को रेगुलेट करना, मछली पालन में मदद करना, लाइवलीहुड के लिए, जीवोपार्जन के लिए, लोगों की जीविका के लिए साधन होना, उसमें तमाम तरह के चीजें पैदा करना, जैसे कि बिहार का जो इलाका है जिसमें आप देखते हैं मखाना पैदा करते हैं, सिंगाड़ा पैदा करते हैं, तमाम स्थानीय लोगों के लिए वो है। स्थानीय मौसम को गवर्न करता है, सिंचाई के काम आता है, पीने के पानी के काम आता है, स्थानीय सुंदरता को बनाता है। लेकिन हमने झीलों को कैसे नष्ट किया है। आज देश में कानून है, 2017 में वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए कानून है। गाइडलाइंस हम लोगों ने अभी बनाई है 2020 में, आज जरूरत है उसको लागू करने का। अब इन सब के अलावा समंदर की हम बात करें, आप जानते हैं कि समंदर कितना महत्वपूर्ण है। 50% कार्बन हमारे समंदर में है। अगर समंदर हमारा नष्ट हो गया तो ये दुनिया, ये ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम आप बात करें जंगलों की, तो आप समझें कि जंगल पूरे हिंदुस्तान में जो 24% जंगल हैं, उन 24% जंगलों में खास तौर से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे इंडिया में है। और 10 दुनिया के ऐसे बड़े देश हैं, रशिया है, ब्राजील है, जिसमें देश का ज्यादातर जंगल मौजूद है। जंगल भी आधे कार्बन हमारे इस पृथ्वी में, इस कायनात में, इस प्लानेट में संचित करते। जंगल महत्वपूर्ण है, जैसा हमारे साथियों ने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुदरत ने जंगल एक ऐसा अहम चीज दिया है जो इस कार्बन का एक सिंक का काम करता है। आज जरूरत है इन जंगलों को बचाने की, आज जरूरत है इन जंगलों के संरक्षण करने की। एक
कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच की। मैं ये कहना चाहूंगा इन सब साथ में कि आज हमारे देश का जो पर्यावरण है वो अस्थायी हो चुका है, अनसस्टेनेबल हो चुका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरण दृष्टिकोण से अस्थायी हो चुका है। आज जरूरत है उसको बचाने की। वो क्यों बचाने की जरूरत है? मैंने विचार किया, 2 साल पहले मैंने किसी चैनल में इंटरव्यू भी दिया था। मैंने कहा था कि ये कोरोना जो पैंडेमिक है, लोग कह रहे हैं, तमाम तरह की अफवाहें हो रही हैं कि ये लैब में बना है, कोई कहता है कि ये बायोलॉजिकल वारफेयर है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि ये बीमारी जो है ये खास तौर से जूनोटिक डिजीज है, जो जंगलों से जो होस्ट थे, चाहे वो चमगादड़ हो, चाहे चिंपैंजी हो, चाहे और वनस्पतियां हो, जो हमारे बेट मार्केट्स हैं चाइनीज या और दूसरे देशों में, थाईलैंड में, वहां से निकला हुआ डिजीज है। और आज ये साबित हो चुका है कि एयरबोर्न है, ये हवाओं में। पहले लोग कहते थे कि हवाओं में नहीं है, संपर्क में आने से होता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन हवाओं में है, ये साबित हो चुका है। आज ये बीमारी 21st सेंचुरी की, 21वीं सदी की सबसे महामारी, सबसे बड़ी महामारी के रूप में है। पूरी दुनिया के रास्ते बंद हो चुके हैं, पूरी दुनिया के लोग इससे चिंतित हैं, लोग इससे मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित हैं, लोगों के अंदर फियर है, डर है, हिस्टीरिया है। और आज तक वैज्ञानिक ये नहीं साबित कर चुके हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से पैदा हुई है। मैं अपने अनुभव से ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हो सकता है मैं सत्य भी हूं, हो सकता है मैं कुछ हद तक सही भी ना हूं, लेकिन ये बीमारी बायोडायवर्सिटी लॉस के द्वारा, परमाफ्रॉस्ट पे बर्फ पिघलने की वजह से जो वायरस है रिलीज होने की वजह से, ये जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसकी वजह से ये बीमारी है। और आज जरूरत है कि हम पर्यावरण को रिस्टोर करें और इसको सही करें। मैं कहना चाहूंगा कि इन सब बातों के आधार पर आज जरूरत है इस दुनिया में हम इस एटमॉस्फेयर को सही करने के लिए कार्बन के ऊपर क्रेडिट और उसके ऊपर जुर्माना लगाने की, बड़ी इंडस्ट्रीज जो कार्बन पैदा करती हैं। लेकिन साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक हमारे विद्वान वक्ता ने कहा कि जंगल लगाते हैं लेकिन जंगल काटने के लिए हमको परमिशन नहीं है, हमको इजाजत नहीं है, इसलिए लोगों में इसके लिए प्रेम नहीं होता है कि जंगल लगाया जाए। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं महाराज शासन का सलाहकार होने के नाते वहां पर बहुत कोशिश किया हमने। वहां पर शासन ने निर्णय लिया है कि जो भी जंगल लगाएगा उसको काटने का अधिकार होगा, उसको ट्रांसपोर्ट परमिट की इजाजत दी जाएगी, वो जंगल को लगाए, जंगल को बेच सकता है। मैंने मेघालय में भी एक नीति निर्धारित की थी, क्योंकि मेघालय में जंगल ज्यादातर प्राइवेट हैं, निजी हैं, और उन जंगलों में ज्यादातर हमारे सैक्रेड जो वन हैं वो बहुत ही धार्मिक दृष्टिकोण से उसको बहुत मान्यता है। ऐसे जंगलों में जहां कार्बन का स्टोर है, उनको सरकार की तरफ से नीति निर्धारित हो कि उनको लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। उनको लगाने के बाद उनको मार्केट में मार्केटिंग के लिए भी उनको उत्साहित किया जाए, वो समझे कि हमको इसको लगाने से पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर 20 साल तक जंगल रहता है तो कार्बन को संचित करता है, 20 साल के बाद काट के दोबारा जंगल लगाया जा सकता है। तो इस तरह से जंगल की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो माइग्रेशन हो रहा है उसके रोकने की जरूरत है। आज जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं गांव में, उसकी जरूरत है। मैंने कुछ इनोवेशन किए हैं। आज हमारे महाराष्ट्र में नंदुरबार एक जिला है जो प्रथम स्थान पर है, क्योंकि मैंने अगस्त में 2020 में एक बैठक करके वहां के कलेक्टर को सलाह दिया कि आप यहाँ ऑक्सीजन की क्षमता को पूरा करें। उन्होंने उसको किया। हमने वहां पर और कुछ इनोवेशन किए, खास तौर से बोट एम्बुलेंस, ऐसा एम्बुलेंस और मोबाइल डिस्पेंसरी जहां पर हम नहीं जा सकते हैं, जहां पर सड़कें नहीं हैं, डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, ऐसे मोबाइल डिस्पेंसरी और बोट एम्बुलेंस में सारी सरकारी सुविधाएं मेडिकल की देकर वहां पर रवाना करना, सैटेलाइट फोन का इंतजाम करना, सीटी स्कैन, एक्सरे, दवाइयां, पैरामेडिकल स्टाफ, और मोबाइल फोन के अलावा जहां पर अगर नहीं मोबाइल फोन की क्षमता है या ऐसे एक्सेसिबल नहीं है एरिया, वहां पर सैटेलाइट फोन को देकर मेडिकल की सुविधाएं हमको मुहैया करानी चाहिए। आज जरूरत है गांव के विकास की, आज जरूरत है वनों के द्वारा हमको चाहे वो रिस्टोरेशन करना हो, वन का, जमीनों का, एटमॉस्फेयर का, पानी का, सभी इकोसिस्टम को हमको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, रिस्टोरेशन की जरूरत है।
वनों को लगाने की जरूरत है, एफोरेस्टेशन की जरूरत है, रिफॉरेस्टेशन की जरूरत है, रीजनरेशन की जरूरत है। जंगल पूरी दुनिया में अफरोज सर, बस मुझे हमारे ख्याल से आधा मिनट में और दूंगा। जी जी जी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि मैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं, चिंता हो रही है कि ये नहीं। लोग कहीं बंद ना कर दें, हम 1 घंटे से उनका टाइम। अच्छा, ठीक है सर, प्लीज कोई प्लीज बात सर। जी हो गया है, मैं जी सर, अब हाँ इसको हाँ, नहीं कंटिन्यू ही सर, करता ठीक हूं। जी। तो इस तरह से ये जो नीति है, ये जरूरत है निर्धारण की। मैं ये कहना चाहूंगा, कृषि विकास की बहुत जरूरत है देश में। हम केवल अनाज की बात करते हैं, हम क्यों नहीं जंगलों की बात करते हैं, प्लांटेशन फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात क्यों नहीं करते, हार्टिकल्चर की बात क्यों नहीं करते, हम एनिमल हस्बेंड्री की बात क्यों नहीं करते, मछली पालन की बात क्यों नहीं करते, पोल्ट्री की बात क्यों नहीं करते, गोटरी की बात क्यों नहीं करते। आज जरूरत है इस पर पॉलिसी लाने की, और कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर के जो विश्वविद्यालय हैं, आज उनको जरूरत है, किसानों के बीच में जा रहे हैं वो, और ज्यादा उसको गहन उनके कार्य को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे गांव का नौजवान शहरों में न जाए और ये गांव हमारा विकसित हो जाए, और विकसित होने के बाद जो भी हमारे खाली इलाके हैं वो वनों से आच्छादित हो जाएं। आज अर्बन प्लानिंग में यानी शहरीकरण में भी हमको जरूरत है वनों के लगाने की, और अर्बन फॉरेस्ट्री डेवलप करने की। हर कॉलोनी में नियम होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए, लीगली होना चाहिए कि हर कॉलोनी में जंगल होने चाहिए, स्थानीय वनस्पतियों के जंगल होने चाहिए, जिससे जो ऑक्सीजन की हमने महत्व और इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत इस बीमारी में लोगों ने देखी, उसको हम पूरा कर सके। क्योंकि आज बिना इसके हम केवल दवाओं से इलाज संभव नहीं कर सकते। जरूरत है इस पर्यावरण को बचाकर, इसको रिस्टोर करके, इसको रिहेबिलिटेट करके हम इसको बचा सकते हैं। आज जरूरत है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की हर काम में, हर नीति निर्धारण में, क्योंकि वो पर्यावरण की डिफेंडर हैं, वो ह्यूमन राइट यानी जो अधिकार है, मानवीय अधिकार है, मानव अधिकार के वो संरक्षक हैं। आज नौजवानों की जरूरत है, जिसकी जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। आज जरूरत है नदियों को बचाने की। मैं नर्मदा की बात करता हूं, लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीनों में हमने इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल तरीके से पूरे कैचमेंट को नर्मदा के हमने दुरुस्त किया। आज जरूरत है सिंचाई प्रबंधन की, अच्छे सिंचाई प्रबंधन की, जिससे खेती की उपजाऊ क्षमता बढ़ा सके। मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं। राजस्थान में बाड़मेर और जलोर में जब नर्मदा का पानी पहुंचा, 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, वहां का इकोसिस्टम पूरा परिवर्तित हो चुका है, पूरा इकोसिस्टम रिहेबिलिटेट, रिस्टोर हो चुका है। आज वहां नई वनस्पतियां आ रही हैं, आज वहां के किसान अनार पैदा कर रहे हैं, आज वहां के किसान पपीता पैदा कर रहे हैं, इसबगोल पैदा कर रहे हैं, जीरा पैदा कर रहे हैं, जो रेगिस्तान था, थार का इलाका था। तो एक छोटा सा इंटरवेंशन है। दूसरा उदाहरण मैं कहूंगा, मछली पालन के लिए जब हमने जलाशय इतना बड़ा हमारे यहाँ नर्मदा का बना, महाराष्ट्र में हमने केज फिशिंग कराया, और केज फिशिंग करा के कोऑपरेटिव के द्वारा आज लाखों रुपए आदिवासी परिवार मछली पालन में पैदा कर रहा है। तो आज बड़ी पोटेंशियल है हमारे देश में, हमारे वेटलैंड्स में, हमारी नदियों में, हमारी झीलों में, हमारे तालाबों में, पोखरों में, कि हम मछली पालन कर सकते हैं। आज बहुत जरूरत है ग्रास लैंड या ग्रेजिंग लैंड को प्रबंधन की। अगर हम उसको प्रबंधन नहीं करेंगे तो हम पशुपालन बहुत अच्छे से नहीं कर सकेंगे। आज जरूरत है कि इन ग्रेजिंग लैंड पर प्रतिबंध लगे, इस पर कोई भी सरकारी पॉलिसी ऐसी नहीं बने कि इसको हम डाइवर्ट करें और किसी लोगों में बांटने का एक जो चलन है वो ना करें, एक पॉपुलरिटी के लिए। जरूरत है उसको प्रबंधन करें, जिससे हमारे जीव जंतु, खास तौर से हमारे एनिमल जानवर उसमें रह सकें, उनको अच्छा प्रबंधन मिल सके। इन सब बातों के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, आज इस देश में जरूरत है एक इंडियन इंजीनियरिंग, जिस तरह से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, और सिविल सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस जो स्पेशलाइज्ड हैं। आज जरूरत है इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस की इस देश में, जो लागू करनी चाहिए। हर जिले में जिला स्तर का अधिकारी होना चाहिए और प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित कर सके। आज जरूरत है इकोनॉमिक्स जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के साथ साथ इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट को भी वो स्थान देना चाहिए। हर नीति निर्धारण में उनका स्थान प्रथम होना चाहिए, और एक जुडिशियस मिक्स करके इकोलॉजी को और इकोनॉमिक्स को, जिसको हम इकोलॉजिनोमिक्स कहते हैं, पॉलिसी नीति निर्धारित करनी चाहिए। आज जरूरत है कि हम इस पारिस्थितिक तंत्र से, पर्यावरण से मिलकर उनके
साथ मिलकर रहने की, जिसको हम इकोसॉफी कहते हैं, उनके विजडम में रहने की, विजडम टू लिव इन हार्मनी विद द नेचर। तो इस तरह से हम इस प्रकृति को बचा सकते हैं। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट ऑन नेचर, प्रकृति पर खर्चा करने के लिए, प्रकृति पर जरूरी है कि हम फंड क्रिएट करें, पंचायत लेवल से लेकर राष्ट्र स्तर पर हम प्रकृति को बचाने के लिए काम करें, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, तभी हम बच सकते हैं। ऐसे पैंडेमिक से हम निपटारा पा सकते हैं। आने वाले भी समय में हम सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे और स्थायी विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम इस पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं वो हम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकारें बहुत चिंतित हैं, सरकारें बहुत ही ज्यादा इस पर गंभीर हैं, वो विचार कर रही हैं, नीतियां निर्धारित कर रही हैं कि पर्यावरण को बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए और जिससे हम कि इस पर्यावरण को, माहौलियात को बचा सके। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासतौर से सर्वहित परिवार का, सभी लोगों का, जो आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने अनुभव और बातों को आपसे साझा कर सका इस महत्वपूर्ण दिन जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। धन्यवाद सर। हम लगातार आपको सुनना चाह रहे थे, लेकिन एक समय की पाबंदी होती है और खासकर इस प्लेटफॉर्म पे। नहीं, और बहुत लोग, मैं माफी समय चाहता हूं कि मुझे बीच में एक बार हाथ उठाना पड़ा, लेकिन नहीं, सर नहीं, बिल्कुल हम नहीं, चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ पे बहुत मैसेजेस चैट में लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पर इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो ये छोटी छोटी बात करके, और वो सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सभी का आगे सर्वहित परिवार जो है वो पूरा एक टॉक ऑर्गेनाइज करे। तो वो हम डॉक्टर मधुवत से बाद में सेटल करेंगे कि वो हर स्पीकर को 40-45 मिनट के आगे रेगुलर प्रोग्राम्स में बुलाएं। अब मैं डॉक्टर जी, क्योंकि लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे भी हैं, हमारे टीनेजर्स भी हैं जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि समय निकल गया तो कुछ लोग मीटिंग से जा चुके हैं, खैर कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत स्ट्रेंथ यहाँ पर है। तो अब मैं डॉक्टर मधुवत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के अपने जो भी हमसे सर्वहित परिवार के बारे में अपने विचार साझा करना चाहती हैं या जो कुछ भी कहना चाहती हैं, डॉक्टर मधुवत। जी मैडम। Are you hearing me? जी जी। अकेला से इस मंच को प्रणाम करती हूँ और अपनी बात साझा करने से पहले सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार जो प्रोफेसर आनंद अकेला सर हैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। अकेला सर, मैं आपको अपने से पहले मैं आपको बुलाना चाहती हूँ मंच पर। हमारे प्रोफेसर अकेला सर सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, बताइए। जी मैम। जी जी। अकेला सर के बारे में शुरुआती दौर में इन्होंने जो ज्वाइन किया था अपना सर्विस, वो CMAP जो एक बहुत बड़ा संस्थान है, साइंटिफिक संस्थान है, वहाँ वैज्ञानिक के रूप में किया था और 31 वर्ष इन्होंने वहाँ सेवाएं दी। साथ ही इन्होंने 100 से ऊपर इनके रिसर्च रेनाउंड जर्नल्स में छपे हैं, इनके रिसर्च पेपर्स, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं सर ने, और युवा विज्ञान के रूप में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों को शायद विश्वास ना हो, 30 देशों में सर ने जाकर अपने पेपर प्रेजेंट ही नहीं किए, वहां काम भी किया और लगातार उन देशों में जाते रहे और पूरे विश्व को एक मंच पे लाकर अपनी जो उनका ज्ञान था उसको साझा करते रहे। BRS लेकर उन्होंने अपनी वरिष्ठ वैज्ञानिक की जो पद था उसको छोड़ दिया और अब वो युवाओं के साथ हेल्थ और हैप्पीनेस पर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा वैज्ञानिक जो अपनी सर्विस छोड़कर एक सोशल सर्विस में लगे हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। और अखिला सर, आप सर्विस के साथ जुड़े हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और जहाँ अफरोज सर जैसे मेरे बड़े भाई आशीर्वाद देने के लिए हो और आप लोगों जैसे सुधीजन हो, तो सर्विस को आगे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अखिला सर, प्लीज आप अपनी बात साझा करें मेरे से पहले, प्लीज। मैम, सबसे पहले तो मैं सर्वहित को और विशेषकर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे मौका दिया आपने इस संस्था से जुड़ने के लिए। और अब इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर अपनी बात कह चुके हैं और यही बातें हैं जो हम आमतौर से साझा करते हैं। उनका हम जब पर्यावरण की बात होती है तो जल, वायु, जमीन से ही बात शुरू होती है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, समय भी कम है। हम लोग आगे जरूर एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम पूरा अपना
अभिभाषण या लोगों से बात शेयर करेंगे। बस मैं एक दो चीजें अपना समापन करूंगा अपनी बात कह करके कि ज्यादा ये चीजें हम काफी जागरूक हो चुके हैं। 10-15 सालों से हमारे स्कूल में स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, वो सब बताते हैं कि काहे से पोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है। जागरूकता तो बहुत कुछ हो गई है, लेकिन अक्सर लोग कुछ ना कुछ करके मुझसे भी ये सवाल करते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण का विषय हो या और भी बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं हमारे देश में। गरीबी है, करप्शन है, तमाम चीजें हैं, मैं सब पे कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहता हूँ, अपना योगदान देता रहता हूँ। तो लोग ये कहते हैं कि मैं अकेले करूं तो क्या करूं। ये सारी बातें सुन के मैं खासकर इस समय जो हमारे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं इस समय इस पे या और हैं, तो उनके हमेशा कुछ ना कुछ करके फिर वो इस सवाल पर आ जाते हैं, मैं अकेले कर क्या सकता हूँ, मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं उन बच्चों के लिए, अब मैं यहाँ पर और ज्यादा कुछ, मैं उनको और कुछ बात नहीं कहना चाह रहा हूँ कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा जो फटाफट क्विकली हम फिर खत्म करेंगे। एक सच्ची घटना, किस्सा, जो भी कह लीजिए, जिसमें आप सब लोग जो हमारे एक्सपीरियंस लोग यहाँ पर शामिल हैं वो सब लोग जानते होंगे, लेकिन बच्चों को मैं जरूर उस बात को सुनाना चाहूंगा आज पर्यावरण दिवस पे, कि शायद उन्होंने ना सुनी हो, और जो कि जब मैं बताऊंगा तो वो लोग उसको इंटरनेट पे भी पढ़ लेंगे, कि अकेले क्या इंसान कर सकता है। आप सब लोग उनका नाम जानते हैं, जादव पायेंग। जादव पायेंग का नाम हर किसी ने सुना है, और मैं बच्चों को उनकी जो भी उन्होंने किया, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, बस उसको मैं 2 मिनट में बात करके खत्म करना चाहूंगा। इससे हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक इंसान चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो क्या कर सकता है। कि जब 1979 में आसाम में बाढ़ आई, तो उस समय जो वहां पर एक जादव पायेंग का निक नेम था मोलई। एक कहानी के तौर पर बस सुन लें सारे बच्चे और जो यंगस्टर जिन्होंने, जो उनके बारे में नहीं जानते हैं। जादव पायेंग उस समय एक लड़का था वहां पे, जिसको, जो कि बिल्कुल गरीबी में पढ़ रहा था, और उसकी उम्र 16 साल की थी। जब बाढ़ आई तो उसने देखा कि वहां पे जो हमारे बीच में, जो समुद्र के बीच में तो आइलैंड्स होते भी हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी नदियों के बीच में भी आइलैंड्स होते हैं, जिनको माजुली बोलते हैं। उसके बीच में एक आइलैंड था जहां पे जब बाढ़ आई तो सब कुछ बह गया, और वहां पे बीच में तमाम सांप मरे हुए उसको दिखाई दिए। वो लड़का बहुत अपसेट हो गया, उसने सोचा मैं क्या करूं। फिर उसने लोगों से इधर उधर चर्चा करी, क्या कर सकता हूं मैं, ये अब अगली बार जब बाढ़ आएगी तो ये सांप ना मरे। तो वो बिल्कुल गरीब, अनपढ़ और सब तरीके का था, तो लोगों ने उसको सजेस्ट किया कि सांप जो हैं वो बांस के पेड़ों में रहते हैं और वहीं उनको पलते बढ़ाते रहते हैं। तो उसने सबसे पहले वहां पे 20, 30, 40 बांस के पेड़ लगा दिए उस आइलैंड पे, और ये उसका एक योगदान था वहां पे। और उसके बाद जो धीरे धीरे उसको बिल्कुल क्रेज हो गया, एक पैशन हो गया कि मुझे पेड़ लगाने हैं, और उसके बाद वो लगातार 30 सालों तक उस जगह पर, जो उसने करीब 1360 एकड़ में सिर्फ पेड़ ही पेड़ लगाता रहा, पेड़ ही पेड़ लगाता रहा। और जो है वो पूरा आज एक दुनिया में वो बहुत बड़ा मैन रेस्ड जंगल है, और जादव पायेंग को सब आप लोग जानते भी होंगे, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये एक हमारे सामने उदाहरण है। उनको पद्मश्री भी भारत सरकार ने बाद में दिया 2015 में, कि एक बिना पढ़ा लिखा इंसान, जो कि एक पैशन है, जो अकेले इतना बड़ा काम उसने दुनिया में किया। तो मैं उनको नमन करता हूँ। और अब उनकी आयु लगभग शायद ऐसे ही 56-58 साल की हो रही है, वो कार्यरत हैं, और पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया उनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। तो हम अगर एक बार ये तय कर लें कि हमें कुछ करना है, तो फिर हमें न तो पैसे की जरूरत है, न पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, सिर्फ एक पैशन की जरूरत है। तो बस इस बात के साथ, क्योंकि आज वक्त कम है, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। शायद मेरी ये कहानी लोगों को इंस्पायर करेगी बाद में, और जिन्होंने सुना भी है। इसके साथ मैं अपने सभी वक्ताओं को, जो हमारी ऑडियंस यहाँ पर है, उन सबको एक अपना वोट ऑफ थैंक्स, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि अब जब भी सरभीत द्वारा आगे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, तो हम सब उसमें अपना अपना योगदान देते रहेंगे, लोगों को इसी तरह से प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। धन्यवाद मैडम। जी मैडम, हेलो। Can I proceed? जी मैम। जी। अंत में इस प्रोग्राम को
इसके समाप्ति पर मैं सभी वक्ताओं को, अपने चीफ गेस्ट महोदय को और गेस्ट ऑफ ऑनर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मेरे सभी बच्चे और जो सुन रहे हैं इसको, उनको भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद। बस मुझे इतना, अफरोज अहमद सर की बात तो किसी भी मंच पर मैं बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि बोलने लायक कुछ रह नहीं जाता, लेकिन इतना कहना चाहते हैं जाते जाते कि इस इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था 1934 में, और आज शताब्दी भी खत्म नहीं हुई है, आज इसके रीस्टोरेशन की बात हो रही है। आज तक हम लोग पढ़ते आए थे 3 R's अप्रोच, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, और एक नया अभी अभी आया है ये इस थीम के साथ कि री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। 3 R's अप्रोच ही हमारी बदल गई। आज बच्चों को हमें जोड़ना होगा इकोसिस्टम, जहां एक ओशियंस में इतना बड़ा इकोसिस्टम है, और अखिला सर आप समझते होंगे एक टर्म था हीमोस्टैसिस, हम लोग पढ़ाते थे, और उसमें ये होता था कि समुद्र में कोई इंजेक्शन नहीं लगाता, अगर वो बीमार है तो वो अपनी बीमारी स्वतः सही कर लेता था। नदियों में कोई दवाई नहीं डाली जाती थी, वो स्वतः अपने आप को स्वस्थ कर लेती थी। ये पृथ्वी भी ऐसी ही थी कि ये अपने आप को स्वस्थ कर लेती थी। लेकिन आज हम लोग इस कगार पर आ गए हैं कि पृथ्वी बीमार है। कोविड ने हमको बीमार करके ये बता दिया कि आज जरूरत है हम सबको मिलकर उसकी सेवा करने की, और जो हमने दोहन किया है उसको वापस करने की। इकोसिस्टम का रियल मीनिंग द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। जितना हमारा निर्जीव संसार है उससे जीवन का जो संबंध है, उससे जो सिस्टम बनता है, और हमें आपस में बैलेंस बनाना होगा। और अपनी सरकारों से, भारत सरकार, मैं इस मंच से सिर्फ ये बात नहीं कहूंगी कि हमें प्लांटेशन करना है या नदियां बचानी है, मैं भारत सरकार से और अपनी यूपी सरकार से कहना चाहती हूँ कि जब शहरों में हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट से हर शहर में जब बजट आता है, लोगों ने उस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया। बजट को हम कॉन्क्रीटीकरण में परिवर्तन कर देते हैं। उसका बजट को जल्दी जल्दी लगाने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं वो कभी जेन्युइन बातें नहीं करते। आप पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, हमारा निर्माण विभाग ले लीजिए, जल निगम ले लीजिए, हर साल हमारे टैक्स में से ही जो बजट जाता है उसको सही से हमारे बच्चों को जानना होगा कि ये बजट, ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जा रही हैं, बिना बात का जो निर्माण हो रहा है बजट को खर्च करने के लिए, इसको रोकना होगा। हर शहर को जब स्मार्ट सिटी मिलता है तो वहां पर्यावरण संरक्षण नहीं होता, वहां निर्माण पर काम होने लगता है। तो हमें बदलना होगा अपनी पद्धति को, अपने कामों को, अपने कर्मों को। जहां एक तरफ एक ओशियन को हम इकोसिस्टम के रूप में देखें, वहीं अपने घर में यदि एक बॉटल है या एक एक्वेरियम है, वहां भी हम छोटे से मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम को देख सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। सरकार अगर शहर में योजना देती है 20 करोड़ पेड़ मुख्यमंत्री लगाने को कहते हैं, और देखिए 5 जून को लगाते हैं। जिस देश में पहली बार एनवायरमेंट डे मनाया गया था, उस देश का टेम्परेचर क्या था? हम लोग 5 जून को कोई बारिश नहीं होती, लेकिन जिसको देखिए वो पौधा लगाने लगता है। मैं वन विभाग से पूछना चाहती हूँ, इतनी गर्मी में 5 जून को, चलिए वो तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक लगाते हैं, कई बार बारिश नहीं होती, तो उस जमीन में जिसमें 3 बारिश नहीं पड़ी, वहां हम प्लांटेशन क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या हमें सिर्फ फोटोग्राफी के लिए चाहिए, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए? हमें देखना होगा कि हमारी जलवायु क्या है और हम किस तरह के कार्य करें, और बच्चों तक उन ईमानदारी से उन चीजों को हम पहुंचाएं। मुझे ऐसा लगता है आज जरूरत टर्मिनोलॉजी समझाने की नहीं है, आज किताबी बातें करने की नहीं है, अब समय आ गया, इट इज अ हाई टाइम कि हमारा युवा जुड़े हमारे साथ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ 700 स्कूल जुड़े हुए हैं, लाखों बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और यदि हम उसमें संवेदनाएं रोकने का काम करें। जब मैं एमएससी कर रही थी तो एक दिन हम लोग कहीं नाले से थोड़ा सा पानी ले आए थे। अखिला सर, मैं बोल सकती हूँ? जी हाँ मैम। मैंने उसको स्लाइड पे रखा और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से उसको देखा अपने लैब में, तो मैंने देखा उसमें ज़ूप्लैंक्टन्स थे, एल्गी थी, क्लेमाइडोमोनास, सब मुझे दिखाई दिए। तो मुझे लगा एक ड्रॉप भी तो एक इकोसिस्टम है। तो बच्चों को ये नहीं समझाना कि हमें ओशियन बचाना है, ये नदियां बचानी है, हमें बहुत माइन्यूट और नैनो लेवल पर बच्चों को समझाना होगा कि एक बूंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वृक्ष और एक वीड भी बहुत इंपॉर्टेंट। वीड्स भी अपने आप में बहुत बड़ा फूड चेन को, एक सागौन लगाने के बाद हम लोगों ने बहुत डिजास्टर किया अपने एनवायरनमेंट के साथ। आजकल प्लांटेशन को ही पर्यावरण संरक्षण
के रूप में लेने लगे हैं। गंगा बचाने में लग गए तो पर्यावरण संरक्षण हो गया, लेकिन मेरा मानना है आज संवेदनाएं रोकने की बहुत जरूरत है। टेक्निकल बातें बहुत होगी, और जो यूनिवर्सिटीज सेमिनार, सिंपोजिया, वर्कशॉप्स कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या उनकी यूनिवर्सिटी के आसपास विदिन 2 किलोमीटर, विद इन द विसिनिटी ऑफ 2 किलोमीटर क्या क्या हो रहा है, कभी उन्होंने ध्यान दिया? सिर्फ एक एसी रूम में, वो हमने फॉरेन में भी जाके देखा, 100 एसी चल रहे हैं और अंदर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। सर, इन चीजों को कथनी करने में फर्क नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अब वो विषय नहीं रहा कि रोज हम इस तरह के वेबिनार करके लोगों को अवेयर, ये वेबिनार पहला है हमारा, अब हम पर्टिकुलरली हर वक्ता का अलग अलग विचार लेंगे और बच्चों के स्कूलों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। और जो भी विचार हो आपके, आप हमें हमारे फोन नंबर पर और बताते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और अब हम इस ऑफलाइन इसको बंद करने से पहले एक हम बहुत खुशी है, मैं देख रहा हूं कि हमने हमारा ये वेबिनार 40 मिनट के बजाय ठीक 2 घंटा चला। हमने 11:25 पे ऑन किया था और अब 13:25 हो रहा है। तो आई थिंक वी शुड थैंक Zoom also फॉर प्रोवाइडिंग अस द एक्स्ट्रा टाइम। और आगे से वैसे हम लोग ध्यान रखेंगे, मुझे पता। तो थैंक यू सर। एंड नाउ आई थिंक आई एम गोइंग ऑफलाइन।